हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से आरोह आपकी किताब में जितनी भी कविताएं हैं, ठीक है, आरोह बुक की आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए एक ही वीडियो में करवा दूंगा। सभी कविताएं एक वीडियो में। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एक भी कविता आपको नहीं आती, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वन शॉट है, एक ही बार में सारी कविताएं डन, ठीक है। आपको ज़्यादा भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी @class 12 ESP न्यू ग्रुप पे। सारी पीडीएफ्स, सारे लेटेस्ट अपडेट्स और सारे वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं आप, एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम, और हमारी वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। तो सबसे पहले कहानी है हमारी आत्म परिचय प्लस दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, ठीक है। तो ये जो काव्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में, जो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, वहाँ से इनका एक संग्रह था, ठीक है, निशा निमंत्रण। वहाँ एक पार्ट निकाला गया आत्म परिचय, जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि खुद पे प्रकाश डालेंगे इसमें। इस पूरी कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने बारे में ईमानदारी से बताया है। वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनके जीवन में उन्होंने क्या देखा है, और उनके कर्तव्यों के प्रति वो जागरूक है। वो अपने जीवन के कर्तव्य, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है भाई, अपनी ड्यूटीज़ को लेकर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बहुत गंभीर हैं। वो जानते हैं उन्हें क्या करना है, वो अपने कर्तव्यों से कभी भागते नहीं हैं। और कवि मानते हैं कि अपने आप को समझना दुनिया को समझने से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया को समझना ईजी है, पर अपने अंदर क्या चल रहा है उसको समझना बहुत ही गहरी बात है। समाज से जुड़ाव, वो कहते हैं कि हर इंसान का समाज से रिश्ता खट्टा मीठा होता है। किसी की किसी से बनती है, किसी की नहीं बनती, तो कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन फिर भी इंसान समाज से पूरी तरह अलग होकर नहीं रह सकता। हमें समाज के साथ जुड़कर ही आगे बढ़ना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में बहुत सी परेशानियां हैं, आलोचनाएं हैं, कोई मजाक उड़ाता है, कोई क्या करता है, ठीक है। प्रशासनिक समस्याएं भी हैं, कोई दूसरे कड़वे लोग जो है कड़वे कड़वी बातें भी करते हैं। तो फिर भी इंसान दुनिया से कटकर रह नहीं सकता, क्योंकि हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, हमारा परिवेश, हमारा माहौल जिसमें हम पले बड़े हैं, वो सब समाज से जुड़ा हुआ है। बिना समाज के कुछ भी नहीं है। तो लाइनें हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत छूकर, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब ये लाइनें हैं जो आपकी एनसीईआरटी से ली है। तो कवि क्या कह रहा है कि हालांकि जीवन में बहुत सी मुश्किलें हैं, दुख भी है, फिर भी मुझे जीवन से प्यार है। मतलब कठिनाइयों के बावजूद वह जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन से सुंदरता और प्रेम नजर आता है। जीवन के अंदर उनको बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद है। तो कवि कहते हैं कि उनकी उम्मीदें और निराशाएं दोनों ही उन्हें स्वीकार हैं, अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें भी। यानी वो अपने जीवन की हर भावना को, चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो, वो अपने हर चीज को दिल से अपनाते हैं। हृदय रूपी वाद्य यंत्र, कवि कहता है उनका हृदय एक ऐसा वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें जीवन की सांसें और उसकी तार से, मतलब एक तार की तरह जुड़ी हुई है सांसें। और किसी ने उस वाद्य को छू लिया जिससे उसका मन गूंज उठा, यानी कि कांप उठा। कोई वो व्यक्ति होगा, अभी आगे पता चलेगा आपको किसने छुआ है। अब यह किसी कौन है, उनका चाहने वाला है। यहाँ पर किसी का मतलब कोई प्रिय व्यक्ति है जो कवि के जीवन में आया और उसकी भावनाओं को जगा गया। ये कोई प्रेमिका भी हो सकती है, मित्र भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो उनके दिल के बहुत क्लोज हो। तो कवि चाहते हैं कि वो अपने प्रिय को अपना प्रेम, स्नेह और अपनापन दे सकें, जिनसे वो प्यार करते हैं, जो उनसे प्यार करता है। तो वे जीवन में प्रेम की तलाश में भटक रहे हैं। उनको प्रेम चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए, और वह उसे किसी को देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वो भी प्यार किसी को करें और उनको भी कोई प्यार करे। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि उनका मन प्रेम की शराब, यानी कि मन जो है उसने प्यार की शराब पी ली और मन हो गया मस्त। यहाँ मदिरा एक प्रतीक है, वाकई में नहीं पिए। गहरी भावनाओं, प्रेम और आत्म विभोरता का, यानी कि जब किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हो तो वो भी एक नशा है।
तो वह प्रेम में इतना डूब गए हैं कि उनका मन आनंद और उत्साह में झूम रहा है, बहुत प्रेम में डूबे हुए हैं, दुनिया की परवाह नहीं है। दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह प्रेम में खोए हुए हैं ना भाई, और अपने भाव में मगन है, अपनी फीलिंग्स में खोए हुए हैं। यानी कि सेल्फ एब्सॉर्प्शन की भावना कहते हैं इसको, कि दुनिया की ना सोचकर अपने में मस्त रहना। कवि इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि आजकल लोग ऐसे कवियों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो समाज की समस्याओं और सरोकारों पर लिखता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं दूसरों के बारे में लिखूं। मैं तो अपने गीतों में अपने मन की बात लिखूंगा, अपने दिल की बात लिखूंगा। सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, मैं दूसरों की बातें यहां पर नहीं करूंगा। कवि कहते हैं मेरी कविताओं का मुख्य विषय मैं खुद हूं। तुम आज ही देख लो भाई, आत्म परिचय में क्या है, अपने बारे में तो बता रहे हैं, यानी अपने अनुभव, हमारी अपनी भावना, अपना प्रेम जीवन में, ये मेरे यही आधार है। मैं आत्म केंद्रित नहीं कहता इसको, बल्कि ये मेरी ईमानदारी है कि मैं खुद के बारे में खुल के लिखने की हिम्मत रखता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पे समझो आगे कवि क्या कहना चाह रहे हैं। नई नई भावनाएं दुनिया के लिए। कवि कहते हैं कि मेरे मन में इस दुनिया के लिए नए नए विचार, नए नए भाव उठते रहते हैं। यानी वो दुनिया को एक अलग दृष्टि से, एक नई भावना से देखना चाहते हैं। यानी कि जो परंपरागत, जो ट्रेडिशनल तरीके से वो देखते थे वैसे नहीं, बल्कि अपने अनुभव और अपनी संवेदनाओं के आधार पर वो दुनिया को समझते हैं। वो दुनिया का मतलब वो नहीं है जो दूसरों ने बताया, वो दुनिया का मतलब ऐसे समझते हैं कि जो खुद को उन्होंने क्या फील किया। कवि के भीतर प्रेम, करुणा और स्नेह से भरी एक कोमल आवाज है, उसके अंदर की आवाज जो वह दुनिया के सामने प्रकट करना चाहता है, वो दुनिया को बताना चाहता है मेरी ये आवाज है। वो चाहते हैं कि उनकी कविता सिर्फ शब्दों का खेल ना हो, बल्कि दिल की सच्ची आवाज हो, उनके अंदर की आवाज लगे लोगों को, ये ना लगे बस शब्द लिखे हैं। तो कवि कहता है मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल और प्रेमपूर्ण भाव देना चाहता हूँ, आप मुझसे प्यार लो। उनका प्रेम, उनकी संवेदना, भावनात्मक दृष्टिकोण दुनिया को छू सके, दुनिया उसको पढ़कर खुश हो, ठीक है। और इंसानियत क्या है, मनुष्यता क्या है, लोगों को समझ आए कि कैसे लोगों को प्यार किया जाता है। कवि कहते हैं कि आज का मनुष्य बहुत सारी इच्छाओं, लालसाओं, लालच में फंसा हुआ है ना। वह हर समय कुछ ना कुछ पाना चाहता है, पैसा, चीज, सुख, सुविधा, और इस सांसारिक दौड़ में उलझकर वह दिल से जुड़ना और प्रेम करना भूल गया है। कौन आज की डेट में प्रेम कर रहा है? हर कोई संसारिकता में खोया हुआ है। जब लोगों के मन में प्रेम की भावना कम हो जाती है, तो उनके बीच का स्नेह, अपनापन और समझदारी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कवि को यही दुख है कि आज की दुनिया में वास्तविक प्रेम है ही नहीं, असल प्रेम खत्म हो गया है। इस प्रेम के अभाव के कारण ही कवि को ये दुनिया अधूरी लगती है, बेरंग लगती है। भले ही दुनिया में कितनी भी चकाचौंध हो, तरक्की हो, लेकिन प्यार नहीं तो कुछ नहीं। कवि चाहता है कि दुनिया में फिर से सच्चा प्रेम लौटे, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए ईमानदारी से सोचें, लोग भाई एक दूसरे को प्यार करें। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके अगला वाला ये काव्यांश है जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ सीधा। कवि कहते हैं कि वह अपने प्रेम की मस्ती में डूबा हुआ है और उसका मन इतना प्रेम से भर गया है कि वो हर समय उसी भावना में खोया रहता है। यानी कि जैसे प्रेम ही उसका जीवन बन गया हो, अब वो प्यार ही प्यार को सब कुछ मानता है। कवि की भावना बहुत गहरी है कि वो किसी भी हालत में अपने प्रिय से बिछड़ना नहीं चाहता जिससे वो प्यार करता है। भले ही प्रिय व्यक्ति पास ना हो, लेकिन कवि उसे अपने मन में हर पल जीवित रखता है। जिससे वो प्यार करता है उसके मन में तो वो जीवित है। तो कवि प्रिय की मधुर यादों को एक अग्नि की तरह अपने दिल में संजोए हुए है, जो अग्नि जल रही है। ये स्मृतियां उसे जलाती भी हैं जब याद आती है, पर उसी में उसे सुख भी मिलता है उसको याद करके। ये प्रेम का एक रूप है ना, यानी कि जब याद करके भी आपको लगता है कि वो इंसान आपके साथ है। तो कवि के लिए उसका प्रिय शारीरिक रूप से भले ही दूर है, फिजिकली वो लोग वहां ना हो सकता है, पर उनकी यादें तो हैं, उनकी स्मृतियां तो हैं। उसी को याद करके ही इतनी मधुरता का एहसास होता है। कवि कहता है कि यह संसार एक विशाल भयंकर समुंदर है। इसमें दुख, चिंता, मोह, माया, इच्छा, वासना आदि लहरों की तरह उठती रहती हैं। कभी दुख, कभी सुख, कभी क्या, इंसान डूब जाता है इसी में। तो इस भावनात्मक और संकटपूर्ण संसार से पार करने के लिए एक नाव चाहिए होती है हमें, जो हमें इससे पार ले जाएगी, और एक ऐसा सहारा चाहिए होता है जो जीवन को डायरेक्शन दे।
आपको इस भवसागर से निकलने के लिए चाहिए होती है एक डायरेक्शन। तो कवि कहता है कि उसके लिए ये नाव उसका प्रिय है, जो उसका प्यार है प्रिय का, वह उसी प्रेम के सहारे इस सागर को पार करना चाहता है। यानी उसका जीवन प्रिय की यादों और प्रेम की शक्ति पर टिका हुआ है। अपने प्रिय को वो याद कर रहा है और उसी पे वो टिका हुआ है उसका जीवन। विषय वासनाओं से मोह नहीं, यानी कि कवि को सांसारिक सुख, भोग, विलास, वासनाएं, इनसे कोई लगाव नहीं है। वह तो मन से निर्मल और प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति है, साफ मन का, प्यार करता है सिर्फ, और कुछ नहीं। जस्ट वेट अ सेकेंड, आई एम हैविंग माई वाटर। तो कवि को प्रिय की मधुर यादों में ही जीवन का सच्चा सुख और आत्मिक आनंद मिलता है। याद करके ही वो खुश होता है। वह उसी में सुख दुख दोनों को स्वीकार करके मस्त रहता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। भाई याद देखो क्या है इसमें। कवि कहता है कि उसके मन में युवावस्था की प्रेम भरी दीवानगी छाई रहती है। जैसे कि युवा को प्रेम होता है ना किसी से, वो हर पल प्रेमिका से मिलने की तीव्र इच्छा रखता है। ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, एक ऐसा प्रेम है जो इंसान को बेचैन कर देता है, व्याकुल कर देता है मिलने के लिए। तो मिलने की बेचैनी कवि को अपने प्रिय से मिलने की एक तड़प है, दिन रात सताती है एक तड़प। हर क्षण उसे लगता है कि बस अपनी प्रिय से मिलन हो जाए किसी प्रकार, और इसी से उसकी जीवन में खुशी आएगी। मतलब प्रियतमा से मिलना है, प्रिय से मिलना है। कवि कहता है मैं तो जैसे एक दीवाना हूं, और मेरी यही दीवानगी मुझे बार बार निराश करती है, क्योंकि जब मिलन नहीं होता तो क्या होगा, निराशा। तो कवि जुदाई में लगातार कसमसाता रहता है, तड़पता रहता है। उसका मन बहुत बेचैन रहता है, दुखी रहता है, अंदर ही अंदर तड़पता रहता है वो। और उसे प्रेमिका की यादें जलाती हैं, वो उस याद में जलता रहता है। और कवि के मन में अपनी प्रिय की कुछ विशेष और गहरी यादें हैं जिसको वो याद करता है। वो इतनी भावुक यादें हैं, दिल को छू लेने वाली। जब वो कवि याद करता है तो दिल अंदर से टूट जाता है, कवि मन ही मन रोता है। हालांकि अंदर से वो बहुत दुखी और अकेला है महसूस करता है, पर दुनिया के सामने कवि स्माइल रखता है, हंसता रहता है। तो कवि का जीवन एक अंतर्द्वंद बन गया है, यानी कि अंदर वो असली है, बाहर नकली है, अंदर आंसू है, बाहर हंसी है, ऐसा जीवन हो गया है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। अब इसको समझते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहता है कि इस संसार में हर किसी ने जीवन का सच जानने की कोशिश की है, हर कोई चाहता है। लोगों ने तरह तरह के सोचा समझा, किसी ने फिलोसफिकल बातें करी, तर्क पढ़ा लिखा, फिर भी कोई जीवन का असली ज्ञान, जीवन का असली सत्य, सच्चाई क्या है, ये समझ कोई नहीं पा रहा है। तो सत्य को समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान और प्रयास तो खूब हुए हैं, परंतु जीवन इतनी गहरी चीज है, एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक पूरी तरीके से कोई जान नहीं पाया, ना कोई समझ पाया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब हम। इसी कारण कवि कहता है कि जिसे देखो वही नादानी कर रहा है। यानी कि जो लोग हैं वो बिना सच्चे ज्ञान के केवल दिखावे, दौड़ और भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। सांसारिक दौड़ में लोग उलझे हुए हैं, पैसा, प्रतिष्ठा, पद, भोग, विलास में ही लोग लगे हुए हैं। ये लोग मूर्ख हैं, सच्चे जीवन का अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं, बाहर की दुनिया में मस्त हैं, अंदर की सच्चाई कोई समझ नहीं रहा भाई। तो कवि कहते हैं आज का इंसान जहां भी धन, सुख, सुविधा, भोग, विलास देखता है वहीं पे दौड़ने लग जाता है, जैसे कोई पक्षी को दाना देकर पुकारता है। हर जगह लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, लोग केवल और केवल सिर्फ अपना दुख मतलब सुख देखते हैं, लाभ देखते हैं। तो ये सब करते करते इंसान भूल जाता है कि वो संसार के जाल में उलझ रहा है, बाहर की चमक में खो जाता है, अंदर की सच्चाई इंसान ढूंढ ही नहीं पाता। कवि दुखी होकर कहता है जब ये लोग खुद जानते हैं कि यह सब कुछ अस्थायी है, मरोगे तो साथ थोड़ी ले जाओगे भाई पैसा और ये सब, तो क्या मैं ऐसे संसार को मूर्ख ना कहूं
क्योंकि लोग जानते बूझते भी वही गलतियां करते हैं, सिर्फ धन पद और सुख के पीछे भागते हैं, जबकि असली शांति तो कुछ और है। ठीक है। कवि कहता है कि अब उसने दुनिया की नासमझी और भ्रम को पहचान लिया है। दुनिया नासमझ है, वह समझ चुका है कि लोग कैसे धन भोग विलास के पीछे पागल हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। अब कभी दुनियादारी का पाठ नहीं पढ़ना चाहता, यानी ना तो वो धोखा देना चाहता है, ना किसी की लालच में फंसना चाहता है। इसलिए वो इन चीज़ों को सीखने के बजाय भूलने की कोशिश कर रहा है। तो ये पंक्ति दिखाती है कि कवि का मन अब थोड़ा आध्यात्मिकता, प्रेम और आत्मा की शांति की ओर ज्यादा है। सांसारिकता से कवि दूर जा रहे हैं। अब वो सच्चा सुख भोग विलास में नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और आत्मज्ञान, अपने अंदर के ज्ञान को समझने को ही वो सच्चा सुख मानते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब इस लाइन को समझते हैं, क्या है भाई। कवि स्वयं को, खुद को साधारण सांसारिक लोगों से अलग मानते हैं। वो कहता है मैं कोई दुनियादार व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो एक भावनाओं में जीने वाला कवि हूँ। यानी उसे भावना, प्रेम, संवेदना, आत्मा की शक्ति और ये आवाज, अंदर आत्मा की आवाज, ये ज्यादा उसको लगता है कि इस पे ज्यादा विश्वास वो करता है। और कवि अनुभव करता है कि ये संसार धन, पद, प्रतिष्ठा, चालाकी और स्वार्थ के रास्ते पर चल रहा है, जबकि वह स्वयं सीधा, सच्चा, भावुक और संवेदनशील व्यक्ति है। तो वो कहता है इस दुनिया से मेरा कोई मेल नहीं है, मेरा तो इस दुनिया वालों से नहीं जमेगा। जहां दुनिया बुद्धि और व्यावहारिकता की बात करती है, कवि वहां दिल की भावनाओं की बात करता है। उसके लिए जीवन का तो समरी यही है, प्रेम, स्नेह, करुणा, आत्मीयता, ना कि धन दौलत। तो कवि कहता है कि ये संसार बस पैसा, ऐश्वर्य, बाहरी चमक में खो गया है, मैं इस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। वह तो मन के भाव, सच्चा प्रेम, आत्मा को शांत करना, तृप्त करना, उस पर फोकस कर रहा है। कवि एक ऐसा इंसान है भाई जो हर दिन अपने मन में एक सुंदर, प्रेम से भरे संसार की रचना करता है। मन में इमेजिन करता है, सोचता है कि दुनिया में सच्चा प्रेम, करुणा, आत्मीयता हो तो लोग कितने अच्छे लगेंगे, स्वार्थ से हर कोई दूर हो जाए, कोई द्वेष वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा लेकिन जब रियलिटी पता चलती है कि भाई वास्तविकता क्या है, तो रियलिटी तो भाई कुछ और ही होती है। ठीक है। यानी दुनिया में प्रेम तो है ही नहीं, दुनिया में है स्वार्थ, दुनिया में है धोखा, दुनिया बहुत ज़्यादा भौतिक है। मतलब सांसारिक चीज़ों के पीछे लोग पागल ज़्यादा हैं, और ऐसे लोग कवि को पसंद नहीं है। तो कवि का जीवन इसी चक्कर में चल रहा है कि वह हर दिन एक नए आदर्श समाज के बारे में सोचता है कि समाज कैसा होना चाहिए, और एक नए संसार की कल्पना करता है। लेकिन जब वो कल्पना साकार नहीं हो पाती, तो भाई कवि को लगता है कि ये तो वेस्ट है, मैंने जितना भी कल्पना करके सोचा उससे तो कुछ हो नहीं पाया। तो ये दिखाता है कि कवि का मन आशावादी भी है। कवि चाहता है कि संसार में सुधार हो, संसार के अंदर बदलाव आए, लेकिन एट द सेम टाइम उसे ये भी पता है कि जो रियलिटी है वो बहुत अलग है। जैसा मैं सोच रहा हूँ अच्छा वैसा है नहीं। तो वो हर बार उम्मीद करता है, लेकिन हर बार वो उम्मीद उसकी टूट जाती है, वो आदर्श समाज नहीं बन पाता। कवि कहता है कि यह संसार केवल धन, संपत्ति और भोग विलास को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। पैसा, शोहरत के पीछे लोग भाग रहे हैं, लोगों के मन में प्रेम खत्म हो गया है। तो कवि कहता है कि मैं ऐसे संसार को ठुकराता हूं, बाय करता हूं, मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा जीवन ही नहीं चाहिए जहां पे प्यार ना हो और जहां लोग धन के पीछे पागल हों। तो कवि को एक ऐसा संसार चाहिए जहां इंसानियत हो, जहां लोग भावनाओं को समझते हो, लोगों में अपनापन हो। तो कवि कहता है मेरे लिए धन से बड़ा मूल्य प्रेम है, यानी कि ज्यादा वैल्यू मैं प्रेम को देता हूं, पैसे को नहीं देता। तो यह विचार दिखाता है कि कवि बहुत भावुक है, संवेदनशील है, सेंसिटिव है चीजों को लेकर, और उसे भौतिक सुख नहीं चाहिए बल्कि दिल का सुख चाहिए, दिल में सफाई होनी चाहिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब इस लाइनों में देखते हैं क्या है। कवि कहता है कि जब वह रोता है तो वह केवल दुख नहीं रोता, बल्कि उसके आंसुओं में भी प्रेम की भावना बहती है। यानी कि जब उसे रोना आता है तो उसे लगता है कि उसके अंदर का प्रेम बाहर निकल रहा है। ठीक है। ये सच्चे प्रेम का प्रतीक है कि वो अंदर से कितना प्यार रखता है अपने अंदर संजो के। तो जब भी हरिवंश राय जी कोई गीत लिखते हैं
तो उसमें भावना भी है, उसमें तड़प भी है, उसमें प्रेम भी है। तीनों को बहुत गहराई से वो बहुत अच्छे से पेश करते हैं लिख के। और वो उनकी जो खुद की पीड़ा उन्होंने एक्सपीरियंस करी होती है, तो वो गीत के माध्यम से वो दिखाते हैं लोगों को। लगता है कि हर लाइन से आंसू टपक रहा है। ठीक है, तो कवि ऐसी भाषा यूज करते हैं जो बहुत ही कोमल भाषा है, मिठास से भरी हुई, सुकून शांति देने वाली भाषा वो यूज करते हैं। और नरम और भावुक शब्दों से अपनी बात कहता है कवि, जो कि आपका दिल छू लेगी, जो कि अभी तक आप देख भी रहे हो। लेकिन यही कोमलता के नीचे बहुत पीड़ा भी छुपी हुई है। ठीक है, और पीड़ा है, दर्द है, वह प्रिय के वियोग की आग है, जिनसे वो प्यार करते हैं। हो सकता है उनके फैमिली मेंबर्स हो, इसमें स्पष्ट नहीं दे रखा है कि वो प्रिय कौन है। हो सकता है प्रियतमा हो, फैमिली मेंबर्स हो, कोई चाहने वाला हो, तो वो आग है उनसे मिलने की। तो ये विरोधाभास कि कवि की वाणी एक साथ शीतल भी है और ज्वलंत भी है, इसे बहुत ही अद्भुत और अनोखा बना देता है कि पाठक को एक और तो लगता है कि हाँ भाई कि सांत्वना मिलती है कि चलो कवि बहुत अच्छा है, बाहर से कोमल कोमल कविताएं लिख रहा है, पर अंदर से जो चीजें हैं ना, उसकी वो जो छुपा के बैठा है अपना रोना, वो लोगों को नहीं दिखता। तो कवि कहता है कि भाई मेरे जीवन अब प्रेम में मिली निराशा के कारण एक खंडर जैसा हो गया है। अब तो मैं बस एक खंडर हूं, यानी कि प्रेम मुझे मिला नहीं, तो अब मेरा मन उजड़ गया है, मैं बहुत अकेला हूं, सूना सूना हो गया सब कुछ। लेकिन फिर भी उस जीवन में गहराई है और मेरा जीवन बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं अंदर से तो अभी भी प्यार करता हूँ, उम्मीद में हूँ कि शायद वो जो है वो लोग आएंगे मुझसे मिलने। ठीक है, तो कुल मिला के इस कविता में प्रेम की महानता को दिखाया गया है कि प्रेम बहुत जरूरी है, जो कि आजकल है नहीं सच्चा प्रेम। लोगों में लोभ लालच ज्यादा है, तो कवि इसी चीज से परेशान है। और कवि आज भी वही पीड़ा, अपनी वही वेदना दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रिय भले ही उनके पास नहीं है, लेकिन कवि को उसकी याद है, पता है, स्मृतियां हैं दिल में जो जीवित है। ठीक है, तो कवि के मधुर गीतों में जो मिठास आप देख रहे हो, जो संगीत है, वो तो दरअसल वेदना है। बाहर से आपको लग रहा होगा अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, बाहर से आपको लग रहा होगा सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये उसके टूटे हुए दिल की आवाज है। ठीक है, जो कि आपको मैंने बता दिया है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। ठीक है भाई, ये इसमें अब यहां आगे की लाइनें हैं। तो कवि कहता है कि लोग जो मेरी कविताएं या गीत समझते हैं, वे दरअसल मेरे दिल की गहराई से निकली हुई पीड़ा है। और ये कोई सजावट या कोई कला नहीं है, बल्कि मेरा दिल टूटा हुआ है और मैं अपना रोना रो रहा हूं। एक तरीके से जो मेरा दिल टूटा है, जो मुझे याद आ रही है, वो एक रुदन है, मेरा रोना है। तो यह रोना उस प्रेम की असफलता और निराशा से निकला है, जो उनको प्रेम नहीं मिला। ठीक है, तो जब कवि का मन प्रेम की तीव्र भावना से भर जाता है, तो एक वो उस अवस्था में पहुंच जाता है जिसको दीवानगी कहते हैं। यानी कि वो शब्दों से फिर टूट पड़ के, मतलब एक तरीके से फूट फूट के रोता है, अपनी शब्दों को वो लिख रहा है गीत के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो कवि खुद को कवि नहीं मानता, क्योंकि वह अपनी रचना को कोई बुद्धिजीवी रचना नहीं, बल्कि भावनाओं की बाढ़ मानता है। ऐसा नहीं है वो खुद को बहुत ज्ञानी मान रहा है कि मैं अपनी कविता में कोई बहुत ज्यादा ज्ञान लिख रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो, मुझे कवि मत कहो, मुझे दीवाना कहो, मुझे पागल कहो, मुझे आवारा कहो, मेरे को ज्ञान ही मत कहो, मैं अपने अंदर की भावनाएं बता रहा हूं आपको। तो कवि जानता है कि उसकी कविता का मूल उसकी व्यक्तिगत प्रेम पीड़ा है। उसकी कविता का मेन जो सेंट्रल आइडिया है, वो उसकी पीड़ा है उसके अंदर की। तो वो कोई कल्पना नहीं कर रहा, जो कवि है वो उसके अंदर की जो हृदय की जली हुई राख है वो निकाल रहा है अंदर से, उसका वो है। ठीक है, तो मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो कवि कहता है कि वह प्रेम में पूरी तरह डूबा हुआ है, जैसे कोई दीवाना होता है, और कवि को संसार से कोई मतलब नहीं है। उसका हर क्षण, उसकी हर सांस, हर भावना जिससे वो प्यार करता है, सिर्फ उसी के लिए वो जी रहा है। तो कवि स्पष्ट कह रहा है कि उसका जीवन किसी दौलत, किसी नाम, किसी सफलता के लिए नहीं है, बल्कि उसका एक ही उद्देश्य है, एक ही सपना है कि वो अपने प्रिय से मिलना चाहता है। ठीक है,
तो कवि के गीतों में प्रेम की मिठास, यौवन की उमंग है, और उसके गीतों में एक मस्ती है और एक उल्लास भी है, एक खुशी है, जिसको अगर आप गीत को सुनोगे तो लोग झूमने लगेंगे, लोगों को भी पता चलेगा सच्चा प्यार किसे कहते हैं। तो कवि खुद प्रेम में झूमता रहता है, लेकिन वो चाहता है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, जैसा प्रेम का एहसास इसको हुआ है वैसे ही पूरी दुनिया को प्रेम का एहसास हो। इसलिए वो अपने गीतों और जीवन के माध्यम से सबको प्रेम का संदेश देना चाहता है कि जीवन का सार प्रेम है। आप सांसारिक सुखों के पीछे मत भागो, प्यार ही सच्चा सुख है, ऐसा वो कहता है। अब इसी कविता का दूसरा पार्ट है जो कि है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको भी समझ लेते हैं कि इसमें कवि ने क्या बताना चाहा है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहला काव्यांश, इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें यह बताया जा रहा है कि जब कोई भी इंसान अपने गोल को पाने के लिए बहुत उत्साहित होता है, बेचैन होता है, आपका कोई लक्ष्य है, तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हो। अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो उसे अपने अंदर इतनी ललक यानी जिज्ञासा और उत्सुकता, एक्साइटमेंट होती है, उसे लगता है कि बस दिन जल्दी जल्दी बीत रहा है, किसी तरीके से उसको वो अपना लक्ष्य पूर्ण करना है। तो सरल शब्दों में, जो इंसान अपने लक्ष्य को पाने के लिए उत्साहित होता है उसे यही लगता है कि भाई समय बहुत ज्यादा जल्दी गुजर रहा है, तेजी से समय गुजर रहा है। कवि कहता है जब कोई यात्री यानी सफर करने वाला व्यक्ति दिन भर लगातार चलते चलते अपनी मंजिल के पास पहुंचता है तो उसे खुशी तो होती है कि वो अपने वो उसकी मंजिल हो सकता है कि वो किसी से अपने प्रियतम से मिलना चाहता हो, प्यारे व्यक्ति से मिलना चाहता हो, लेकिन उसे डर भी लगता है कहीं अंधेरा ना हो जाए या ऐसा ना हो कि वो अपने प्रियतम से मिल ना पाए। तो इस डर की वजह से वो फिर और तेज चलने लगता है, उसके कदम और तेज बढ़ जाते हैं ताकि वो जल्दी पहुंचे। तो उसके अंदर उसकी उत्सुकता और जल्दी पहुंचने की भावना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उसे लगता है कि बस दिन अब ढलने वाला है, बहुत तेजी से समय बीत रहा है। ठीक है, तो जब आप किसी प्रिय से मिलना चाहते हो तो आपको भी लगेगा कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है और आपके कदम तेज हो जाएंगे फिर आप अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हो। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब बच्चे और चिड़िया यानी कि छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे का यहाँ पे जिक्र किया है कवि ने। आप इसको समझिए, एक चिड़िया का उदाहरण दिया गया है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों के लिए बहुत प्यार करती है, चिंता करती है, और वो दिन भर उनके लिए दाना पानी जुटाने के लिए कभी यहाँ जाएगी चिड़िया, कभी वहाँ जाएगी, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो जल्दी जल्दी अपने घोंसले की ओर लौटती है ताकि अंधेरा होने से पहले वो चिड़िया अपने बच्चों से मिल पाए, ठीक है, और पहुंच पाए। तो कवि इसी चिड़िया के व्यवहार से ये बताना चाहता है एग्जाम्पल देके कि इंसान के मन में भी अपने प्रियजन जिनसे आप प्यार करते हो उनसे मिलने की उतनी ही टेंशन होती है जितनी एक चिड़िया को होती है। जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं हम भी। तो कवि चिड़िया का उदाहरण देकर ये समझाते हैं कि जैसे चिड़िया अपने बच्चों के लिए जल्दी लौटती है, वैसे ही इंसान भी अपने प्रिय के पास पहुंचने की जल्दी और ममता में तेजी से आगे बढ़ता है। आप अपने परिवार से प्यार करते हो तो आप बहुत तेजी से चलोगे, आप कहीं भी हो। तो कवि कहता है जब एक चिड़िया दिन भर उड़ने के बाद शाम को अपने घोंसले की ओर लौटती है तो उसके मन में ये चिंता होती है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, ठीक है, घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे, वो सेफ होंगे या नहीं होंगे। तो जैसे ही ये भाव उसके दिल में आता है तो उसकी ममता और फिक्र और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब उसे पता चलता है कि मेरे बच्चे मेरी जो है इंतजार कर रहे होंगे, मेरा वेट कर रहे होंगे, तो इस तेजी और उत्साह में उसे लगता है कि दिन बहुत जल्दी बीत रहा है। ठीक है, ये चिंता सताएगी तो भाई वो और तेज उड़ेगी, उसकी ममता और प्रेम की भावना और गहरी हो जाएगी। उसे यही लगेगा ना कि अब कहीं अंधेरा ना हो जाए। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहां पे कवि क्या कहते हैं समझो। कवि कहता है मेरे जीवन में कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझसे मिलने के लिए उत्सुक हो या बेचैन हो। जब उसे एहसास होता है कि भाई जब कोई मेरा है ही नहीं तो मैं उत्साहित किसके लिए हूं, मैं अपने कदम तेज क्यों बढ़ाऊं जब कोई मेरा वेट ही नहीं कर रहा। तो इस प्रेम की कमी के विचार से कवि का मन उदास हो जाता है, कवि सुस्त हो जाता है। जो कवि अभी तक तेज तेज चल रहा था
उसके कदम शिथिल हो जाते हैं, मीन्स थोड़े से स्लो हो जाते हैं। तो दिन तो लगातार बीतता जा रहा है, समय रुका नहीं है, तो ऐसे में मुझे भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, मुझे भी अपनी मंजिल पाने की बेचैनी रहनी चाहिए। तो कवि कहता है कि भाई देखो, जीवन में जब प्रेम आपके पास नहीं है, अभाव है, तो मन बहुत उदास लगता है, थका हुआ लगता है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है, इसलिए कोई साथ हो या कोई साथ ना हो, अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ो, आप किसी का वेट मत करो, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली कविता है, वो है पतंग। तो आज की हमारी अगली कविता है पतंग। पतंग कविता की आसान व्याख्या आज हम समझेंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। पतंग का एक उदाहरण देते हुए बहुत ही सुंदर और बहुत छोटी सी एक कविता है, इसको समझते हैं। पतंग कविता में शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का सुंदर चित्रण किया गया है। शरद ऋतु थोड़ा सर्दियों का टाइम होता है और उसमें बच्चों के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है कि भादों के धारासार बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आई, ठीक है। यानी कि सितंबर का महीना गया, अक्टूबर लगभग बीता, उसके बाद जब शरद ऋतु आती है तो प्रकृति के अंदर होता क्या है, चमकीली धूप आती है थोड़ी सी। तो थोड़ा सा ये नेचर के ऊपर ही लिखी हुई कविता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अशोक धनवा जी ने इसको लिखा है, जो इसके कवि हैं, इसके पोएट हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चे पतंग उड़ाने चले थे, मौसम साफ हो गया, आकाश मुलायम हो गया, पतंगे उड़ने लगी थी, ठीक है। तो देखो, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीली इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड को चमकीली इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो ये आपका छोटा सा बस एक काव्यांश है, ये आने के चांसेस हैं, वैसे इसके इंपॉर्टेंट है। तो इस काव्यांश में कवि अशोक धनवा जी ने वर्षा के बाद जब बारिश का मौसम जाता है, उसके बाद शरद कालीन यानी कि शरद के टाइम पे जो प्रकृति होती है वो बताने की, उसका वर्णन करने की कोशिश करी है। तो पतंग उड़ाने वाले छोटे बच्चों की उमंग, आशा और साहस का वर्णन किया गया है कि कैसे बच्चे एक्साइटेड होकर पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं जब मौसम पतंग उड़ाने के अनुकूल हो गया है, ठीक है। तो अब समझते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब इसको समझते हैं। भादो का महीना बीता और इस महीने में बहुत तेज बारिश हुई थी, ठीक है, भादो में बारिश होती है। उसके बाद शरद ऋतु आई और ये ऋतु इतनी उजली थी मानो अंधेरे के बाद सवेरा हो गया हो, क्योंकि लगातार काले बादल रहते हैं, भादों में बारिश होती है और उसके बाद जब एक उजाला निकलता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो शरद का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल भूरा था, जैसे खरगोश की आंख अगर आपने देखी हो बहुत चमकती है लाल कलर की, तो उसी तरीके से ये देखने में लग रहा था। इसके बाद है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब शरद के बारे में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ शरद की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है, ठीक है। भाई जो बच्चा साइकिल चलाता है, जैसे वो एक साइकिल चलाता बच्चा, उसकी तरह ही एक शरद है। कवि शरद की सुबह का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। जैसे अपनी साइकिल को तेज चलाते हुए कोई अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ खुद को, ठीक उसी प्रकार जो शरद की सुबह आती है तो वो भी अपने साथ एक ऐसा चमकीलापन लाती है जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है देखने में। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है। चमकीली साइकिल चलाते हुए एवं उसकी घंटियां बजाते हुए शरद की यह सुबह अपनी चमकीली इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रही है। मानो ये सुबह कह रही है कि आओ बच्चों बाहर निकलो और आके पतंगे उड़ाओ। तो इसने आकाश को मुलायम बना दिया है, ठीक है, आकाश मुलायम सा हो गया है, अर्थात बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है, खिल गया है, ठीक है, थोड़ी हवा चलने लगी है ताकि पतंग उड़ सके। तो ये कुछ माहौल चल रहा है।
दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ठीक है, अब ये बहुत सुंदर सी लाइनें हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पतंग की दुनिया की सबसे पतली हल्की और रंगीन चीज है। ये जो पतंग हम उड़ाते हैं बहुत हल्की होती है, आपने कभी खुद भी फील किया होगा, और बहुत रंगीन और बहुत सुंदर दिखती है। उसमें बांस की कमानी लगी होती है ना, इस तरीके से जो बीच में ये, और वो बहुत पतली और नाजुक होती है। तो जब पतले कागज और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे बहुत खुशी के मारे सीटियां बजाने लगते हैं, है ना, उनको बहुत मजा आता है उसको देख के। तो पतंगों से भरा आकाश ऐसा लगता है कि मानो यह रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती कोमल सृष्टि हो। लगता है कि रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हो इधर उधर, ऐसा प्रतीत होता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब इसको समझते हैं क्या कहा जा रहा है। तो इस काव्यांश में कवि बच्चों के कोमल और उल्लासित मन, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, उनके शरीर के अंदर जो उत्साह है, जो बच्चों के शरीर के अंदर एनर्जी है, उसका जिक्र किया जा रहा है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ठीक है, अब ये देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है। कवि कहता है कि बच्चे तो जब पैदा होते हैं तो वो जन्म से ही भाई अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं, एक कॉटन की तरह उनकी भावनाएं होती हैं, लचीला शरीर होता है। और ना केवल उनकी भावनाएं स्वच्छ, पवित्र और कोमल होते हैं, बल्कि उनकी शारीरिक सक्रियता, यानी कि शारीरिक रूप से जब बच्चा छोटा होता है बहुत एक्टिव होता है, वो इधर उधर मचलता रहता है। और उनके बेचैन चंचल पैरों को थमने रोकने की सुध नहीं रहती, उनके पैर चंचल होते हैं, इधर उधर चलते ही रहते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब क्या होता है कि बच्चे जब कठोर छतों पर, पक्की जो छत होती है उस पर दौड़ते हैं कि मानो वो बहुत नरम हो, उनके नरम पैरों से छतें भी नरम हो जाते हैं। जब वो बच्चे छतों पर दौड़ते हैं तो वो छत भी कठोर से नरम लगती है। तो बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं कि वे दिशाओं को अपनी बोलियों से मृदंग की भांति झंकृत और कंपायमान कर देते हैं। ठीक है, यानी कि चारों दिशाओं में बच्चे कूदते हुए, हाहाकार करते हुए जाते हैं इधर उधर। ठीक है, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, यानी कि बहुत लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चों के अंदर। तो खेलते हुए और पतंग उड़ाते हुए जो बच्चे हैं वो इधर से उधर दौड़ते भागते हैं, उनके शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, लचीलापन बहुत होता है, कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे। ठीक है, और लचीलापन होता है कि वे पेड़ की डाली की तरह लगते हैं, बहुत पतले पतले। तो जिस प्रकार पेड़ों की डालियां अपने लचीलेपन के कारण ही हवा से इधर उधर लहरती रहती हैं, उसी तरह खेल के दौरान भी बच्चे अपने शरीर को इधर उधर हिलाते रहते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब इसको समझते हैं क्या इसमें कहा जा रहा है कि जब बच्चे वे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए भी ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं मानो पेड़ की लचीली डाल से लटक कर लचीली गति से झूल रहे हो। लग रहा है कि ऐसे किनारे पे खड़े होकर ऐसे ऐसे यूं पतंगे उड़ाएंगे कि बिल्कुल एकदम जैसे कोई डाल सी हो, पतली सी। तो इतना खतरा उठाते हुए भी वे बचते हैं, वो गिरते नहीं हैं। तो अपने रोमांचित शरीर और मस्त लय के कारण वो एक लय में रहते हैं, उनका शरीर एक्साइटमेंट में रहता है, इसलिए वो गिरते नहीं है, डरते नहीं है वो। ओके, पतंग की ऊपर ऊपर जाते हुए धड़कने उन्हें गिरने से रोके रखती हैं। ठीक है, जब पतंग जितनी वो ऊपर उड़ाते रहते हैं ना अपनी, उनकी धड़कने भी उतने उसके अकॉर्डिंगली मस्त रहती हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो पतंग उड़ाने वाले बच्चे मानो पतंग के साथ साथ ऐसा लगता है खुद भी उड़ जाएंगे उड़ाते उड़ाते, इतने एक्साइटेड होते हैं। वैसे यूं तो वो कभी नहीं गिरते, परंतु यदि कभी कभार मान लो छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं तो बच जाते हैं, तो पहले से भी अधिक निर्भय हो जाते हैं, डर टूट जाता है। चलो गिर के भी देख लिया, अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो बच्चे का डर टूटता है तो वो फिर से वही एक्टिविटी करने लगता है। तब वे अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। तब तो उनके अंदर और भी ज्यादा मन करता है कि अब तो गिर के भी देख लिया, अब तो मैं इधर भी जाऊंगा उधर भी जाऊंगा, गिर के भी देखूंगा, सब करूंगा। फिर उनके मन में ये आता है। ठीक है भाई, पतंग कविता खत्म। अब हमारी अगली कविता है कविता के बहाने। तो कविता के बहाने को अब हम समझने की कोशिश करेंगे
कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। लेट्स सी। तो इस कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। पोइट्री, जो कविता होती है, पोइट्री होती है, उसमें कितनी पावर होती है वो बताने की कोशिश की गई है। तो कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा तीनों का समावेश है। यानी कि जो एक कविता होती है, ठीक है, कवि का कहना है कि भाई कविता के अंदर चिड़िया की उड़ान भी होती है, फूलों की मुस्कान भी होती है। तो कवि ने कविता के अस्तित्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। मतलब कविता के ऊपर एक कविता लिख दी कवि ने, सोचो। तो देखो भाई क्या कविता है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो पहला कंपैरिजन चिड़िया के साथ हो रहा है यहाँ पे। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब पहला काव्यांश कंपैरिजन करता है चिड़िया के साथ, ठीक है, कविता और चिड़िया का तुलना। तो कवि कहता है कि भाई कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि भाई चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है कि भाई यहाँ तक चिड़िया उड़ सकती है, लेकिन कविता की सीमा नहीं होती। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अगेन वही लाइन दोहराऊंगा कि भाई कविता की कोई लिमिट नहीं है, कविता कहीं भी पहुंच सकती है। तो कविता ना केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, भाई कविता तो संसार की हर चीज पर लिखी जा सकती है, ठीक है, कभी इस घर के बारे में, कभी उस घर के बारे में। तो कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर, कल्पना होती है ना, अब कवि सोचता है, इमेजिन करता है, इमेजिनेशन से वो कितना कुछ लिख देता है। ओके, तो सब जगह वो कविता घूमती रहती है। तो ये चीज तो फिर बेचारी चिड़िया भी नहीं समझ पाती कि मैं ज्यादा उड़ान भरती हूं या कविता। अर्थात प्रकृति की एक सीमा है, पर कविता अनंत है, कविता की कोई सीमा नहीं है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब दूसरा कंपैरिजन फूलों के साथ। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब फूल भी कंफ्यूज कि भाई कविता मुझसे अच्छी है या मैं कविता से अच्छा हूं। तो देखो इसमें कवि ने कविता की तुलना फूलों से करी है। कवि कहता है कि कविता का खिलना भी फूलों के खिलने के जैसा, जैसे फूल खिलते हैं वैसे कविता भी मन में खिलती है। लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में अंतर है। देखो फूल खिलने के बाद जीवन आता है उसमें, लेकिन वो एक सच्चाई है कि फूल मुरझाएंगे जरूर, लेकिन एक निश्चित समय होता है वो मुरझा जाएंगे फूल। लेकिन कविता मुरझाती नहीं है, कविता सदाबहार होती है। फूलों की जीवन अवधि सीमित है, ठीक है, वो निश्चित समय तक ही वो सुगंध देते हैं, लेकिन कविता एक बार लिखी गई है तो वो जीवन पाकर अमर हो जाती है। कविता कभी खत्म नहीं होती, मरती नहीं है। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित हो जाता है, एक दिन ऐसा आता है जब उसकी खुशबू चली जाती है, पर अगर एक अच्छी कविता लिखी है तो वो हमेशा आपको अच्छा ही फील करवाएगी। अब अगला कंपैरिजन है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब बच्चों से कंपैरिजन कर दिया, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पे बच्चों से कंपेयर करते हुए कविता को क्या बताया गया है, देखो इसमें कवि ने कविता की तुलना बच्चों की क्रीड़ा, जो बच्चे खेलते हैं, उससे करी है। और जिस प्रकार बच्चे देखो एंटरटेनमेंट के लिए क्रीड़ा करते हैं, मनोरंजन में खेलते हैं, खेलों के पीछे उनका कोई उद्देश्य थोड़ी होता है, बच्चा तो बस मन बहलाने के लिए, मन खुश करने के लिए खेलने जाता है। तो उसी प्रकार कविता रचना भी कवि की एक क्रीड़ा है, एक लीला है। तो कवि भी खेल रहा है बच्चों की तरह, शब्दों से खेल रहा है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं, तो उनके मन में अपने पराये का भेद नहीं होता, कभी पड़ोसी अंकल के घर, कभी आंटी के घर, कभी यहाँ कभी वहाँ, सभी को अपना बना लेते हैं। तो उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि का भी कर्म यही है, शब्दों का खेल, ठीक है, उन शब्दों से सभी को अपना बनाना होता है उसे। तो कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के, बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सबकी भावनाओं को समान मानकर उस कविता में लिखता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, सभी के लिए कविता होती है। अगला यहाँ पे हमारा जो काव्यांश होगा वो होगा कैमरा में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज से पहले एक हमारे सामने कविता है, बात सीधी थी पर, ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा समझना है, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है, बात सीधी थी पर। तो ये जो मैं काव्यांश आपको करवाऊंगा, ठीक है, इस वाली कविता के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है भाई, ये आपके में बहुत बारी आई है और कुंवर नारायण जी ने इस कविता को लिखा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी कविता है। देखो तो इसमें है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यहाँ से लेकर पेचीदा होती चली गई।
तो बात सीधी थी पर का, अगर पहला काव्यांश आपके पेपर में आता है तो आप उसमें क्या करोगे भाई? तो देखो, आप बताओगे इस पद्यांश में बताया जा रहा है कि सहज बात को सरल शब्दों में कह देने से बात ज्यादा प्रभावी होती है, कम्युनिकेट अच्छे से होती है। अगर आप किसी सिंपल बात को ज्यादा घुमा फिरा के बताओगे तो हो सकता है सामने वाला उसको आसानी से समझ ना पाए। तो अधिक जटिलता अर्थ की अभिव्यक्ति में बाधा डालती है। हो सकता है सामने वाले को उसका मीनिंग ही समझ ना आए, अगर आप उसको ज्यादा ही कुछ जटिल बना दोगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है समझने में। तो कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, यानी कि कवि के मन में भी यही आया, लेकिन परंतु मैंने सोचा कि इसके लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करूं। जैसे ही मैंने भाषाई प्रभाव जमाने का सोचा तो बात की सरलता खो गई। तो कवि के मन में एक बात आई, उसने सोचा मैं इसको बताने के लिए कुछ बहुत प्रभावी सी भाषा का यूज करूंगा, लेकिन जैसे ही उसने कुछ भाषा के चक्कर में पड़ा तो वो थोड़ी सी बात और टफ हो गई, अर्थात भाषा के जाल में फंसती चली गई और पेचीदा हो गई। यानी ऐसा होता है, हम कुछ कहने के लिए जब घुमावदार भाषा का सहारा लेते हैं तो बात उलझ जाती है, बात समझ आने की बजाय कंफ्यूजिंग हो जाती है। यानी कि तात्पर्य यह है कि कविता की रचना प्रक्रिया में भावों के अनुसार भाषा को चुनाव करना चाहिए। जैसा भाव हो वैसी ही भाषा, ये ना हो कि सिंपल भाव के लिए आप बहुत जटिल भाषा का यूज कर रहे हैं, तो वो भी फिर खराब होता है। यदि भाषा के साथ तरोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई तो भावों की अभिव्यक्ति सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो वो जो भाव कवि बताना चाहता है वो भाव सही से डिलीवर ही नहीं हो पाएंगे। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यहां से लेकर शाबाशी और वाह वाह। ठीक है, अगर ये वाला काव्यांश आपके पेपर में आपको दिखता है तो आप इसमें क्या बताओगे भाई? तो इसमें बताया जा रहा है कि पेच खोलने का अर्थ है अभिव्यक्ति के उलझाव को सुलझाने में मदद करना। यानी कि अगर कोई बात सही से कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है तो उसका पेच खोला जाता है, यानी कि इसको इजी करने की प्रक्रिया, सरल ढंग से बताना, प्रयास करना। तो जिस प्रकार पेच ठीक से ना लगे, अगर मान लो कोई पेच तुमने लगाया, स्क्रू, वो अगर सही से नहीं लगा तो उसको वापस से खोलोगे, निकालोगे, फिर से लगाने की, मतलब फिर खोलकर फिर से लगाने की बजाय उसे कोई जबरदस्ती कसता चला जाए, सोचो उसको आप गलती कस रहे हो, तो एट द एंड क्या होगा, वो उलझ जाएगा बंदा, वो ना तो किसी काम का होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कवि हड़बड़ी में बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति की जटिलता को बढ़ाता जा रहा था, यानी कि वो चीज को बहुत टफ कर रहा था, और वह तमाशबीनों की वाहवाही के चक्कर में मूल समस्या को समझने पर ध्यान नहीं दे रहा था। मेन समस्या क्या है, बात उसको आसानी से बतानी थी, लेकिन वो सोच रहा था कि कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आए और बहुत मेरी वाहवाही हो। तो अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने को कवि ने कर्तव्य कहा है, यानी कि एक कर्तव्य सा चल रहा है, मतलब उलझता जा रहा है, इसमें फंसता जा रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो कवि है या जो रचनाकार है उसको धैर्य पूर्वक अभिव्यक्ति की सरलता की ओर बढ़ना चाहिए। धैर्य रखो, चीजों को इजी करके समझाओ कि सामने वाले को समझ में भी आए। बिना सोचे समझे किसी भी बात में उलझना बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तीसरा काव्यांश है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, यहां से लेकर उसी जगह ठोक दिया। तो अब इस वाले काव्यांश में क्या बताना चाह रहा है कवि, देखो। तो कवि इस पद्यांश में सटीक अभिव्यक्ति के लिए उचित भाषा के चुनाव पर बल देता है कि अभिव्यक्ति, आपको अपनी बात सही से एक्सप्रेस करनी है तो आपको उसके लिए भाषा सही चुननी पड़ेगी। तो भाषा के साथ जबरदस्ती करोगे तो भाई वही परिणाम होगा जिसका इसको डर था। भाषा की तोड़ने मरोड़ने से उसका मूल भाव नष्ट हो जाएगा, और वो हो गया। ज्यादा भाषा को तोड़ोगे मरोड़ोगे तो होगा क्या, उसके जो मूल भावना है, अंदर की भावना, वो नष्ट हो जाएगी। तो बात की चूड़ी मरने का अर्थ है बात का प्रभावहीन हो जाना, फिर वो बात किसी काम की नहीं रहेगी, ना किसी के पल्ले पड़ेगी। तो वो क्या करना है भाई उस बात का, जब वो समझ ही ना आए। ठीक है, तो बात को कील की तरह ठोकने का मतलब क्या होता है, एक बात है उसको ठोकते जा रहे हो, यानी कि भाषा के साथ आप जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, सीधी सरल सिंपल बात को आप बड़े बड़े शब्दों में उलझा रहे हो, कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, ये सारी बातें हैं। चौथा काव्यांश, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत, यहां से लेकर सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इसमें देखो क्या बताया जा रहा है, कभी बात ने जो कवि के साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, अब वो बात खेल रही है कवि के साथ, कवि चाहता है उसको अच्छे तरीके से पेश करना, बात उलझती जा रही है और कवि परेशान है। उसको पसीना पहुंचते देख भाषा की सहूलियत अर्थात भाषा का उचित और सरल प्रयोग करने के बारे में चेताया गया कि भाई देख इतना थक रहा है, पसीने निकल रहे हैं। यही चीज अगर सिंबल करके बताता तो सही नहीं रहता। वास्तव में यहाँ कविता के लिए सहज और सरल भाषा के चुनाव का आग्रह कवि द्वारा किया जा रहा है। भाई मेरे से गलती हो गई, आप मत करना,
आप जब कविता लिखो या कोई बात अगर किसी को बताओ तो मेक श्योर आप उसको सिंपल तरीके से बताओ कि सामने वाले को समझ आ जाए। भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब होता है भाव के अनुसार भाषा चुनो, जैसा भाव वैसी भाषा, ठीक है। क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है, वास्तविक उद्देश्य होता है आपके भाव समझ आने चाहिए। भाषा जटिल करने से कुछ नहीं होता, उसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए ना, आप बताना क्या चाहते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारी कविता थी। इसके अब आगे की जो कविता है वो मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। तो भाई अब हमारी अगली कविता है कैमरा में बंद अपाहिज। अब ये कविता को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। तो कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, एक सेकेंड, हाँ, तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों यानी कि जो टीवी चैनल वाले होते हैं वो कितने संवेदनहीन होते हैं, उनमें बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं होती है, वो बताया जा रहा है। तो मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी बटोरने के लिए जो हमारा मीडिया होता है वो किसी भी हद तक गिर सकता है, जो कि इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर, जो अपाहिज होते हैं, जो बेचारे फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जिनमें कोई प्रॉब्लम है, तो उनको कैमरे के सामने लाकर उनसे बहुत क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे इतने ज्यादा टफ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको बताते हुए ही वो बहुत असहज हो जाते हैं। और मीडिया की कोशिश यही होती है कि उनको इतने टफ क्वेश्चन पूछने हैं कि भाई वो बंदा रो जाएगा तो उनका कार्यक्रम इमोशनल हो जाएगा थोड़ा। तो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के ऊपर ये कविता है, तो ऐसे में अगर वो रोएगा तो इनका कार्यक्रम रोचक बनेगा। कवि ने मीडिया की इस व्यावसायिक, ये जो कमर्शियल फायदा उठाने के लिए किसी को आप रुलाते हो, ये बहुत गलत है। तो पहला काव्यांश है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे से लेकर बता नहीं पाएगा। तो ये अगर आपके पेपर में दिख गया कहीं भी काव्यांश, बहुत इजी काव्यांश है। इसमें क्या करना है आपको, रघुवीर साहे की एक कविता है, वो कवि होने के साथ साथ एक पत्रकार भी थे। मैं आपको बता दूं, जो इस कविता के कवि हैं वो पत्रकारिता भी करते थे। तो अब यहाँ पे होता क्या है, इस कविता के अंतर्गत उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है, जो नैतिकता खत्म होती जा रही है, इंसानियत खत्म होती जा रही है, वो बताने का प्रयास किया है। तो दूरदर्शन के संचालक खुद को शक्तिमान मानते हैं, जो टीवी सीरियल्स वगैरह बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं। तो संचालक कहता है हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमजोर प्राणी को बुलाएंगे, यानी कि किसी भी एक रूम के अंदर बंद करके किसी वीक पर्सन को, फिजिकली डिसेबल को हम एक लूले लंगड़े या अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे तो हाँ बताइए आप अपाहिज हैं, वह इसका उत्तर दे। इससे पहले ही हम पूछ लेंगे आप क्यों अपाहिज हुए। अरे यार क्या पता भाई अगले के साथ क्या मिस एडवेंचर हुआ हो, आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि वो रोने लग जाए उसको बताते समय, तो ये बहुत बेतुका प्रश्न होगा। इसलिए अपाहिज इस पर शांत रहेगा, तब उसके दुखों को कुरेदा जाएगा और ज्यादा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा, नहीं आपको तो बहुत दुख होता होगा, आप तो अपाहिज हो, ओह आप तो चल भी नहीं पाते होंगे। मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनसे उसको बुरा लगे, तो इस पर वो शांत रहेगा। उससे फिर पूछा जाएगा कि आप अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है, क्या आप सचमुच में बहुत मतलब पूरा फील करते हो। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और जूम इन करके दिखाएगा, ध्यान से देखो कि ये रो रहा है, तो नजर उसके चेहरे पर होगी, तब उससे फिर उत्तेजित करके उसको एक्साइटेड करके पूछा जाएगा हाँ तो बताइए आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी कीजिए समय बीता जा रहा है। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा, मतलब वो शांत रहेगा, इमोशनल रहेगा। फिर है दूसरा काव्यांश, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यहां से लेकर कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते। तो अब उससे और सवाल किए जाएंगे और कवि दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का चित्रण करते हुए, जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, क्या है कि वो अपाहिज व्यक्ति से बार बार जोर देकर अमानवीय बातें पूछेंगे, ठीक है, ऐसी बातें पूछेंगे जो कि बातें उनको नहीं पूछनी चाहिए उनको, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अपना कार्यक्रम उनको फेमस करना है। कुल मिला के उनका उद्देश्य एक ही है कि जितना हो सके कार्यक्रम की टीआरपी बटोरनी है उनको, और कुछ नहीं करना। तो अपाहिज जी आप सोचकर बताएं कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है, आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए आप अपाहिज हैं, ये सोचकर आपको कैसा बुरा लगता है, कितना बुरा मालूम होता है, बताइए ना जरा, सोचिए और सब दर्शकों को बताइए आपको कितना दुख होता है। अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में शांत रहता है, तो कार्यक्रम संचालक खुद
बेहुदे से इशारे करता है, बताओ ना कैसा दर्द है, बताओ जल्दी बताओ, सामने कैमरा ऑन है, बताओ जल्दी जल्दी, ऐसे किया जाता है उसके साथ। तो सोचकर बताइए, जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा तो बताइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? ये बढ़िया मौका खो देंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों को बताने का मौका मिल रहा है। बताओ ना सबके आगे कि भाई हुआ क्या है आपके साथ। तीसरा है, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो अब इस काव्यांश में क्या कहा जा रहा है? कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खुलकर बताए। इसलिए हम उसे इतने सवाल पूछेंगे कि वो रो दे, एट द एंड उसको रोना ही आ जाए, उसका रोना निकल जाए। यदि उसे, एक सेकेंड, तो यदि उसे दुख नहीं भी होगा तो हमारी कोशिशों से ही रो देगा। तो दर्शक भी उसी पल का मोमेंट का वेट करता है जब अपाहिज अपना दर्द बताते हुए रो पड़ेगी। वही टाइम है जब उनके व्यू बढ़ेंगे। तो क्या दर्शक इंतजार नहीं करते? जरूर करते हैं। दर्शक वेट करेंगे कि क्या होगा। चौथी लाइन है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे से लेकर ये हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अब किस किस को रुलाना है मैं आपको बताता हूँ। कार्यक्रम का संचालक अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आंखें दिखाता है। देखिए जरा कितना परेशान व्यक्ति है। वे सूजी हुई आंखों को बहुत बड़ा करके दिखाता है। इस प्रकार उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहता है ताकि देखने वाले लोग भी रो पड़े। वे अपाहिज के होठों पर जो बेबसी है, बेचैनी का दर्द है, उसको भी जूम करके दिखाता है ताकि, क्योंकि जो दर्शक है वो देखेंगे उस बेबसी और छटपटाहट से उनको भी समझ आएगा कि वो बेचारे कितने दर्द में हैं। तो कार्यक्रम का संचालक ये कोशिश करता है कि वे पाई जो के दर्द को इस तरह दिखाएं कि ना केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। यानी कि अपाहिज का दर्द ऐसा दिखाना है कि वो तो रोए ही रोए, साथ साथ जो देख रहा है दर्शक वो भी रोने लगे। पांचवी लाइन है, आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, यहां से लेकर धन्यवाद। अब ये जो पूरी लाइन है इसको समझते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। परंतु होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता, वो रुला नहीं पाता। तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का ऑर्डर देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो ना सही, पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है, उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना है। नहीं रो पाया, चलो कोई बात नहीं, जितना हो गया उसको वहीं पे डन करो, ऐसा वो सोचता है। तो इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक फिर मुस्कुराएंगे। वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला एक कार्यक्रम देखा और इसका उद्देश्य था अपाहिजों को दर्द को समझना, जबकि मेन उद्देश्य होता है उनको अपनी जेब भरनी थी लोगों से व्यूज लेकर। ठीक है, तो वे मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, अपाहिज और दर्शक बिल्कुल रोने वाले थे, रो नहीं पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सक्सेसफुल था। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों का धन्यवाद करता है, भाई देखने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, तो ये बहुत वैसी कविता थी जो इंसानियत खत्म होती जा रही है। अगली कविता है उषा। ठीक है, उषा कविता को अब हम समझेंगे और देखते हैं इसमें क्या है। तो उषा कविता में प्रातःकालीन सौंदर्य है, जो सुबह सुबह का सौंदर्य होता है, वातावरण होता है, उसका चित्रण किया गया है। तो इस कविता में भोर के बाद, मॉर्निंग के बाद, जब एक उषा काल के दौरान जो सूर्य उदय होता है, वो जो सुंदर वातावरण होता है मॉर्निंग का, वो दिखाने की कोशिश की गई है। आप शब्दों से ही उसको एहसास कर पाओगे कि इतना बढ़िया वो मोमेंट होता है मॉर्निंग का। तो इस काव्यांश को कहाँ से लिया गया है? आरोह भाग 2 जो हमारी पुस्तक है, कवि शमशेर बहादुर है और उसकी कविता का जो नाम है वो है उषा। ठीक है, तो पहला काव्यांश है, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो ये इसकी पहली लाइन है, पहला काव्यांश है। यानी सुबह सुबह आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो भोर का टाइम होता है उसमें आसमान नीले शंख जैसा लगता है। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा लग रहा था जैसे राख से लीपा हुआ गीला चौका हो। चौका क्या होता है? रसोई, जहाँ पे हम जो रसोई बनाते हैं ना गांव में, तो वहां पे जो उसका स्थान होता है उसको राख से लीपा जाता है, वैसा आसमान लग रहा था। प्रातःकालीन वातावरण में ओस और नमी भी थी, गीले चौके में भी यह नमी है ऐसा लगता है, इसलिए दोनों की समानता के कारण चौके को गीला बताया गया है। क्योंकि मॉर्निंग में ओस होती है, नमी होती है, ऐसे ही उस चौके पर भी नमी थी। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब इसका मतलब क्या है समझिए। तो भोर के झुटपुटे में अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली, जो लालिमा आती है ना, वो ऐसा लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर में घुल गई हो। एक सिल होती है, उसको जब आप केसर में घोल देते हो थोड़ी सी, तो अंधेरा काली सिल जैसा होता है रात का, और सूरज की लालिमा केसर की तरह होती है।
तो होता क्या है, सिल क्या है, मसाला पीसने का पत्थर कहते हैं ना, सिलवट्टा, तो वैसा वो थोड़ा काला सा होता है, केसर मिला दोगे तो लाल सा हो जाएगा। तो ऐसा लगता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़ी या चौक मिट्टी पोत दी हो, या फिर लगता है केसर का जैसा वो हो गया हो। ठीक है, ये देखो ये सिलवट्टा होता है इस तरीके से। तीसरा काव्यांश, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि भाई भोर के समय जब आकाश में बहुत नीला रंग छा जाता है, आपने देखा होगा, तो सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है, धीरे धीरे सूरज नजर आता है। उस समय का सौंदर्य ऐसा लगता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला रही हो, कोई बहुत परम सुंदरी किसी नीले जल के आगे खड़ी हो, वैसा लगता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का वातावरण जो बहुत सुंदर होता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है, फिर पूरा दिन निकल आता है और जो प्रकृति के रंग दिखते हैं मिक्स होते हुए, वो दिखना बंद हो जाते हैं। अब हमारी अगली कविता है बादल राग। बादल राग को समझेंगे कि इस कविता में कवि ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है। तो देखो, बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत फेमस कविता है, और इसमें बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है कि क्रांति करना, किसी से अपनी बात मनवाना बदलाव के लिए। तो बादल राग का आशय है क्रांति का संगीत, एक ऐसा संगीत जो आपको क्रांति के लिए जागरूक कर रहा हो। तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके कवि हैं, और ये कविता निराला जी का एक काव्य संग्रह अनामिका है, वहां से ली गई है, आपके सिलेबस में डाली गई है। तो पहला काव्यांश है, तिरती है समीर सागर पर से लेकर ए विप्लव के बादल। तो अगर ये लाइन तिरती वाली अगर आपके पेपर में आती है, ये पहला काव्यांश है। तो इसमें क्या है, बादल छायावादी कवियों का पसंदीदा विषय रहा है। जितने भी छायावाद के कवि हुए हैं तो वो अक्सर बादल के ऊपर कुछ ना कुछ कविता लिखते रहते हैं, और निराला जी ने भी बहुत सी कविताएं बादलों के ऊपर लिखी हैं। तो इस कविता का जो आरंभ है वो समीर सागर पर तिरती हुई अस्थिर सुख तथा दुख की छाया के संकेत से होता है। अब इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको समझ में आएगा क्या कहा जा रहा है। देखो, कवि कहता है कि बादल वायु रूपी सागर के ऊपर, यानी कि बादल वायु रूपी सागर के ऊपर अस्थिर सुख पर दुख की छाया की तरह लहराते हुए मंडरा रहे हैं। सागर के ऊपर आपने देखा होगा ना, समुद्र के ऊपर बादल इधर उधर मंडराते हैं। तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि संसार का हृदय दुख के कारण जला हुआ है। ये जो पूरा संसार है ये बहुत दुख में परेशान है, सभी के हृदय जो हैं वो जले हुए हैं। तो कवि का आशय यह है कि बादल दुख और शोषण से ग्रस्त संसार के ऊपर जल बरसाकर शोषण के खिलाफ क्रांति का उद्घोष करने वाला क्रांति दूत बन सकता है। यानी कि जो लोग परेशान हैं उनके ऊपर बादल जल बरसाए, एक क्रांति आएगी जिससे कि बहुत अच्छा होगा, सभी का भला होगा। तो कवि बादल को वीर योद्धा की संज्ञा देते हुए कहता है कि ओ विनाशकारी बादलों, तुम्हारी रण नौका अर्थात गरज तरज और प्रबल आकांक्षा, यानी कि तुम गरजो और अपना उद्घोष करो क्रांति का, है ना, अनाउंसमेंट कर दो आ रहे हो। तुम्हारी गर्जन के नगाड़े सुनकर धरती की कोख में छिपे अंकुर नया जीवन मिलने की आशा से धरती से फूटने की उमंग से सिर ऊंचा करके तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो अंकुर निकलेंगे जमीन से जब आप बरसोगे, जब आप अपनी गर्जन करोगे। तो हे विनाश के बादल, तुम्हारी क्रांतिकारी वर्षा से ही दबे हुए अंकुरों का उद्धार हो पाएगा। जो अंकुर दबे हुए हैं धरती के गर्भ में वो निकलेंगे, वो उगेंगे, और अपनी बारिश करो। दूसरी लाइन है यहाँ पे काव्यांश की, बार बार गजन वर्षण है मूसलाधार से लेकर विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो अब इस दूसरे काव्यांश में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है ये देखते हैं। तो निराला जी इस काव्यांश में बादलों के बरसने से उत्पन्न जो वातावरण है, जब बारिश होती है, बादल बरसते हैं, तो उनके वर्षण के विभिन्न प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ते हैं, सामाजिक भी और प्राकृतिक भी, इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हे बादल, तेरे बार बार गरजने तथा धारासार बरसने से सारा संसार डर के मारे अपना कलेजा थाम लेता है। जब बहुत अत्यंत तेज बारिश होती है तो डर लगता है ना, कहीं भाई यहाँ पे बाढ़ ना आ जाए। तो तेरी भीषण गर्जन, जो गर्जन होती है, और घनघोर ध्वनि सभी लोगों को डराती या आतंकित करती है। तो सभी को तेरी विनाशशीलता में बह जाने का डर सताने लगता है। ऐसा ना हो कोई बादल फट जाए, ऐसा ना हो कि भाई कोई बाढ़ आ जाए। ठीक है, अर्थात क्रांति का स्वर सुनकर पूरे संसार के लोगों के हृदय कांप जाते हैं। जब बादल, जो कि एक क्रांति का प्रतीक है, वो जब चिल्लाएगा, गर्जन करेगा तो लोग डरते हैं। तो बादलों के भयंकर वज्रपात से
उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए सैकड़ों सैकड़ों वीर परास्त होकर भूमि भूमि सात हो जाते हैं। यानी कि बादलों के भीषण तड़ित पात, ये जो बिजलियां चमकती हैं, आसमान को छूने की स्पर्धा में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कठोर शरीर तक घायल होकर छलनी हो जाते हैं। जब बादल गरजते हैं ना, तो ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं ये भी डर के मारे शांत हो जाते हैं। तो जो जितने ऊंचे होते हैं वे उतने ही ज्यादा घायल होते हैं, जो जितने बड़े लोग हैं। जबकि उसी बादल की विनाशशीलता में छोटे से अस्तित्व वाले लघु पौधे हंसते हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं, तो वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो बारिश से वो जीते हैं। इसलिए हे बादल, वे छोटे छोटे पौधे तो तुझे हिल हिल कर खिल खिल कर हाथ हिलाते हुए संकेतों से बुलाते हैं, तुझे निमंत्रण देते हैं। हे क्रांति के प्रतीक बादल, इस धरती पर आ। यानी कि लोगों को कहा जा रहा है क्रांति करो, ताकि बड़े बड़े सत्ता पर बैठे हुए लोग हिल जाएं। तुम्हारे आने से एक नया जीवन मिलता है पेड़ पौधों को। विनाश के शोर से हमेशा लघु प्राण ही लाभ पाते हैं। जब विनाश का शोर होगा तो बड़े लोगों का विनाश होगा। यानी कि जब क्रांति होगी तो शोषक वर्ग ही डरेगा, जो लोगों को तंग करके बैठा है। आम लोग थोड़ी ना डरेंगे। तीसरा है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन से लेकर त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। अब ये तीसरा काव्यांश अगर आपके पेपर में आता है तो इसमें क्या है, कवि ने खुलकर धनी वर्ग पर चोट की है। जो लोग पैसे वाले हैं और जिनके साथ बुरा होता है, जो शोषित है, उनके बारे में बताया जा रहा है। कवि कहता है ऊंचे ऊंचे भवन ये तो भय और त्रास के निवास है। ये ऊंचे ऊंचे घरों में कौन रहता है? जो लोग अब डरेंगे। इनमें रहने वाले लोग हमेशा डरे रहते हैं। तो जल की विनाशशीलता तो हमेशा कीचड़ में ही होती है। यानी कि अभी तुम आगे देखोगे, जब ये बादल बरसेंगे यानी क्रांति होगी, तो इन्हीं को तो डर लगेगा। वहीं बाढ़ और विनाश का दृश्य उपस्थित होता है। आशय यही है कि हमेशा निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति करते हैं। हमेशा क्रांति कौन करेगा? जो निम्न वर्ग का होगा। तो समृद्ध लोग तो डरे ही रहते हैं, सुविधा मिल रहा है ना भाई उनको सब कुछ। सुविधा भोगी वर्ग के तुच्छ लोग क्रांति से घबराकर आंसू बहाते हैं। अब जो लोग सुविधा भोग रहे हैं, जब क्रांति होगी तो फिर वही लोग आंसू बहाते हैं भाई, भागते हुए नजर आते हैं। अर्थात वे हमेशा बाढ़ से डरे रहते हैं, यानी कि लोगों से डरे रहते हैं। समृद्धि में पले कोमल शिशु क्रांति की ज्वाला नहीं सह सकते। जो बच्चा सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून, वॉटेवर क्या कहते हैं उसे, ज्यादा अमीर के घर पैदा होगा, वो क्रांति नहीं कर पाएगा। जबकि निम्न वर्ग के जो कोमल शिशु हैं वो इतना संघर्ष देखते हैं कि रोग और शोक में भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जो गरीबों के बच्चे होते हैं। ऐसा इसमें बताया जा रहा है। पूंजीपति लोगों ने धन से परिपूर्ण अपने खजानों को अपने लिए सुरक्षित रखकर बंद किया हुआ है। उन्होंने औरों को उस धन से वंचित कर दिया है। लोगों का सारा पैसा लूट लिया है इन्हीं कुछ वर्ग के लोगों ने। तो इतना धन होने पर भी उनके मन में संतोष नहीं है। जो ज्यादा पैसे वाला होता है ना, फिर वो उतना ही डरा भी रहता है, हमेशा डर में रहता है। मोटे मोटे पूंजीपति अपने अपने महलों में अपनी पत्नियों के अंगों से लिपटे हुए भी कांप रहे हैं, उन्हें क्रांति का भय है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग अपनी पत्नियों से लिपट कर भी डर में हैं, कहीं क्रांति उनका कुछ ना कर दे। चौथा काव्यांश, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर से लेकर ए जीवन के पारावार। अब इसको यहां से समझने का प्रयास करते हैं। तो इन लाइनों में कवि समाज के शोषक वर्ग और शोषित वर्ग अर्थात धनी और गरीब वर्ग का चित्रण कर रहा है। एक तरफ अमीर लोग हैं, एक तरफ गरीब लोग हैं। तो कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, विनाश रचने वाले बादल, देखो तुम्हें जर्जर भुजाओं वाला दुर्बल हीन शरीर वाला किसान बहुत परेशान होकर बुला रहा है। उसने अपनी भुजाओं का सारा बल जिस समृद्धि को उत्पन्न करने में गवा दिया, उस समृद्धि ने उसके शरीर का सारा रस ही मानो चूस लिया। खेतों पे काम करा, क्यों करा? 2 पैसे कमाएगा। आज वो सारा पैसा वो अमीर लोग लूट कर ले गए उससे। तो इस पूंजीपति वर्ग ने ही तो किसान का शोषण किया है, ये जो उसकी बुरी दशा है। तो अब तो उस किसान के शरीर में मात्र हड्डियों का पंजर है, बस उसका रक्त मांस सब कुछ चूसा जा चुका है। एक किसान की बात हो रही है। तो ऐसी अवस्था में हे जीवन दाता, जल के सागर बादल, तुम ही बरसो, उन पर कृपा करो। यानी कि एक ऐसी क्रांति करो जिससे उनका शोषण ना हो, सूखी हड्डियों में वापस से रक्त और मांस आ सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्रांति गीत था ये। और अब हम आगे बढ़ते हैं। कवितावली लक्षण मूर्छा और राम का विलाप तुलसीदास जी द्वारा रचित है, और देखते हैं इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रथम कवित, द्वितीय कवित और सवैया, ये इसके अंदर दिया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो कलयुग का वर्णन किया जा रहा है। देखो पहली लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट से लेकर बड़ी है आगी पेट की। तो अगर ये वाला काव्यांश आता है तो इसके अंदर क्या है भाई, लोगों पर कलयुग के प्रभाव की तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है कि कलयुग के कारण क्या हो रहा है। तुलसीदास कहते हैं कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं
कि श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चंचल, नट, दूत और बाजीगर, कर्तव्य दिखाने वाले सब पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक उपाय रच रहे हैं। कोई कोई किसी भी प्रोफेशन में है, हर कोई जुगाड़ू है, हर कोई चाहता है कि हमें अपना पेट पालना है कैसे भी। तो सब लोग पेट के लिए ही ऊंचे नीचे काम करते हैं, धर्म अधर्म का काम करते हैं, लेकिन ये तो केवल राम रूप घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकती है। यानी कि ये जो मतलब ये सब जो है ना कर रहे हैं, ये भगवान राम ही इनको बचाएगा। वास्तव में यह तुलसीदास ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बताया है। अपने टाइम पे वो बता रहे हैं कि जिस टाइम पे तुलसीदास हुए तो कलयुग आ चुका था और लोग बहुत परेशान थे और कुछ भी कर रहे थे। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण लोग कोई बुरे से बुरा काम भी करते हैं। लोगों की ये व्यवस्था गरीबी और बेकारी के कारण होती है। जब काम नहीं मिलता, जब गरीबी होती है, तो कोई भी काम करने को मजबूर हो जाते हैं। तो इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपने बेटी को, अपने बच्चों को भी बेच देते हैं। तो पेट की यह आग मनुष्य को धर्म अधर्म करने पर मजबूर कर देती है। तो तुलसीदास पर श्री राम की कृपा है, तो श्री राम की जिस पर कृपा है वो तो कभी भूखा रहता नहीं। फिर दूसरी लाइन है, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख। ठीक है, यहां से लेकर दुरित दहन देखी तुलसी हा हा करी। तो अब ये दूसरा काव्यांश खेती ना किसान को वाला जो है, इसमें क्या बताया जा रहा है, अपने युग में जो लाचारी थी, उनके भुखमरी फैली थी, बेरोजगारी थी, वो बताया जा रहा है। तो तुलसीदास अपने आराध्य श्री राम से उसे दूर करने की प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राम, ये सारी समस्याओं को दूर करो। तो तुलसीदास अपने समय की भयंकर जो दुर्दशा है उसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि समय इतना बुरा है कि किसान के पास खेती करने का साधन नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रहा, दान नहीं मिल रहा, और बनियों का व्यापार नहीं चल रहा। तो ये सब हालात हैं हमारे उस टाइम के समाज के। नौकरी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा। तुलसी भगवान राम पर आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं, हे राम, वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है। ठीक है, वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है कि यही कलयुग में होना था। आज के युग को देखकर भी मैं कह सकता हूं कि ऐसे संकट के समय में आप ही कृपा करते हो तो संकट टल सकता है, और कोई हमें उम्मीद नहीं है किसी से। हे दीन दयालु, आज दरिद्रता रूपी रावण ने, एक ऐसा रावण जो गरीबी के रूप में फैला हुआ है, सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा रहा है। तो इस अपने लोगों का कल्याण करो। चारों ओर पाप की आग है, उसे देख हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग हाय हाय कर रहे हैं। फिर है, धूत कहो से लेकर लेबो को एकू ना दबको दो। अब इसमें क्या बताया जा रहा है देखो, तो ये एक सवैया है। अब इस सवैये में गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति की रचनात्मक भूमिका को स्पष्ट किया है और राम की भक्ति के बल के भरोसे जाति पाति एवं धर्म के आडंबरों का खंडन करने का साहस दिखाया। वो कहते हैं, मैं श्री राम की भक्ति करता हूं और ऊंच नीच में विश्वास नहीं करता, जात पात में विश्वास नहीं करता। तो तुलसीदास दुनिया को साफ साफ कहते हैं, चाहे मुझे मक्कार कहो, सन्यासी कहो, चाहे राजपूत कहो, चाहे कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह तो करना नहीं है जिससे किसी की जाति में बिगाड़ पैदा हो मेरी वजह से। मेरा जो मन करेगा मैं बोलूंगा, मुझे किसी के यहाँ शादी थोड़ी ना करनी है जो मैं चुप रहूं। मैं तो पूरे संसार में राम के दास के रूप में फेमस हूं भाई, है ना। इसलिए जिसे भी मेरे बारे में जो कुछ कहना है शौक से कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ, तो मुझे दुनिया से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, मैं तो अपनी धुन में मस्त हूँ। जो आप मेरे बारे में समझना चाहो वो आप समझो। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम देखेंगे जो लक्ष्मण मूर्छा है उसको समझते हैं। तो पहला इसमें है यहाँ पे काव्यांश, तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत से लेकर पुनि पुनि पवन कुमार। तो ये भी तुलसीदास जी द्वारा ही रचित है और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है। और समझते हैं क्या है। देखो, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उसके बाद श्री राम उनकी दशा को देखकर बहुत विलाप कर रहे थे। श्री राम बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे भाई, क्योंकि उनके जो भाई हैं छोटे वो मूर्छित थे। तो होता क्या है, सुसेन वैद्य को बुलाया गया था, या कहूँ उठा के लाए थे हमारे हनुमान जी। उनकी सलाह पर संजीवनी बूटी हनुमान जी लेने गए थे। तो लौटते समय मार्ग में हनुमान जी की मुलाकात भरत से होती है, भगवान श्री राम के जो भ्राता थे। तो अब होता क्या है देखो, तो इस काव्यांश में उस समय का वर्णन है जब मेघनाथ द्वारा जो शक्ति बाण चलाया गया था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो श्री राम बहुत चिंतित होते हैं और संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे, तो वो पूरा पर्वत ही उठाकर चल दिए थे, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब हनुमान भरत से बोले, हे नाथ,
हे प्रभु आप बड़े प्रतापी, यह बात मन में धारण करके मैं आपके बाण पर बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेकर हनुमान लंका की ओर चल पड़े। हनुमान जी उनसे मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि आप बहुत प्रतापी हो, आप तो इतने प्रतापी हो, आपकी एक बाण पे ही बैठ के मैं वहां चला जाऊंगा। ठीक है, तो हनुमान भरत के बाहुबल, कितने वो पावरफुल हैं, व्यवहार, उनका बिहेवियर, उनके गुण तथा राम के चरणों में अपार जो उनका प्रेम है अपने भाई को लेकर, उनके मन ही मन बार बार सराहना करते हैं। क्योंकि हनुमान जी को खुश करना है तो राम जी का आप नाम लो, वो खुद खुश हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने जब देखा भरत जी इतना करते हैं भगवान श्री राम का, तो ये तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये पवन पुत्र हनुमान मार्ग में लगातार मनी मन सराहना कर रहे थे। फिर उसके बाद आगे की लाइनें हैं, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी से लेकर, पितु बचन मन तेव नाही ओहू। अब अगर ये वाली लाइनें आपके पेपर में आती है, ठीक है, आप इसको लाइन को पहला दूसरा कीवर्ड और लास्ट वाला ये याद रखना होता है, क्योंकि ये ओल्ड कविता है, इसको आप पूरा तो याद नहीं रख पाओगे। तो अब इसमें देखो इस लाइन का क्या मतलब है, उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी, इसको समझाता हूं। तो उधर लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण की ओर देखा, वे अधीर होकर मनुष्य की तरह शोक भरे वचन कहने लगे। अब देखो है तो भगवान राम भगवान, पर वो मनुष्य रूप में, तो भाई शोक कर रहे हैं, दुखी भी हैं। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राप उढ़ाई अनुज उरलायो। तो बोले आधी रात बीत गई, हनुमान जी अभी तक आए नहीं है। तो भगवान राम ने दुखी होकर अपने भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने छाती से लगाया, और उसके बाद सकौ न, ये मैंने लाइन पीछे पढ़ दी ऑलरेडी। तो राम बोलते हैं, हे भाई तुम अपने होते हुए मुझे कभी दुखी नहीं देख सके, तो तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ही बहुत कोमल है, मृदुल रहा है। तुमने मेरे हित के लिए माता पिता तक को त्याग दिया, तुम मेरे साथ इधर आए वनवास में, और जंगल में रहकर बर्फ धूप आंधी सारे कष्ट सहे। आज तुम मूर्छित और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो ओ प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है? तुम मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? अब देखो वो मूर्छित हैं, उनको बाण लगा हुआ है। तो यदि मुझे पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा, हो सकता है ना वो ऐसे शोक भरे वचन कह रहे हैं, क्या पता उनकी डेथ हो जाए, उनको ऐसा लग रहा है, तो मैं शायद ना लेके आता उनको साथ में। फिर उसके बाद है सुतबित नारी भवन परिवारा से लेकर नारी हानि विदेश छतति नाही। अब नारी के ऊपर क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ राम लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था को देखकर बहुत ज्यादा विचलित हैं, दुखी हैं। कह रहे हैं कि अयोध्या जाकर लोगों के प्रश्नों का क्या उत्तर दूंगा कि भाई को कहाँ करके आ गया भाई मैं। तो कहते हैं भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र धन पत्नी मकान परिवार बार बार बनते और बिगड़ते हैं। एक पत्नी गई दूसरी शादी हो सकती है, ये जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन सगा भाई चाहकर दोबारा नहीं मिल सकता। सगा भाई नहीं वापिस आता, बेटा भी आ जाता है, पत्नी भी आ जाती है, पैसा भी आ जाता है। फिर आगे की लाइनें हैं, हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, जिस प्रकार पंक्षी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है, जैसे मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा है, आज वही दुर्भाग्य से भाई मुझे भी ऐसा ही होगा। अगर तुम नहीं जीवित हो पाए तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा, ठीक है, जिसका फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, प्रिय भाई मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? लोग कहेंगे देखो इसने अपनी पत्नी के लिए सगे भाई को गवा दिया। चलो मैं नारी को खोने का कलंक तो फिर भी सह लूंगा, क्योंकि इस विशेष परिस्थिति में पत्नी की हानि उतनी बड़ी नहीं है। पत्नी की तो क्या है, दोबारा शादी कर लूंगा, लेकिन ये भाई जो मैंने सगा खो दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? फिर यहाँ पे अगला काव्यांश है, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा से लेकर जिमी करुणा मह वीर रस। तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है, आइए देखते हैं। तो इसमें लक्ष्मण की मूर्छा से बहुत ज्यादा राम जी व्याकुल हैं, असहाय हैं। उनको लग रहा है कि अब उनकी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो अब तो पुत्र लक्ष्मण मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने का कलंक और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा। यानी कि तुम्हारे बिना तो मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती, तुम्हारे बिना तो मैं क्या करूंगा? हे भैया, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माँ के प्राणों का आधार हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ भी जीवित नहीं रह पाएगी। उठो लक्ष्मण जी, उठो। हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदाई और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा जब वो पूछेंगी कि मेरा लाल कहाँ है? क्या बोलूंगा मैं उनको? इस प्रकार संसार के प्राणियों को चिंता मुक्त करने वाले श्री राम, मतलब श्री राम ऐसे हैं जो दूसरों की टेंशन दूर करते हैं।
अब वो खुद चिंता में डूब गए हैं, उनके कमल जैसे विशाल नयनों से आंसू लगातार बह रहे हैं। तब कथावाचक शिवजी ने पार्वती को कहा, ये पूरी कथा शिवजी पार्वती को सुनाते थे बैठ के, कहा कि देखो वे राम जो स्वयं संपूर्ण हैं, खुद विष्णु का रूप है, अखंड है, अपने भक्तों को कृपा पूर्वक नर लीला दिखा रहे हैं, मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। वे जानबूझकर सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं, है ना, है तो भगवान, वो सबको पता है। शिवजी कहते हैं देखो देखो वो कैसे कर रहे हैं। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठा, पूरे वानर सेना में दुख हो गया। तभी हनुमान जी अचानक ऐसे प्रकट होते हैं जैसे करुण रस में अचानक वीर रस आ गया हो, यानी हनुमान जी के आने से जो शोक का वातावरण था वो एनर्जेटिक हो गया, उसमें बदल गया। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना से लेकर विधि तबही ताकि लई आवा। तो इसमें हम हनुमान जी से खुश हो जाते हैं और राम जी और वैद्य तुरंत फिर उपचार करते हैं। तो श्री राम प्रसन्न होकर हनुमान जी से भेंट करते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं, उनका उपकार एहसान मानते हैं। तुरंत वैद्य ने तुरंत उनका उपचार किया लक्ष्मण जी का, और लक्ष्मण जी उठ बैठे, उन्हें होश आ गया, तो वो जो मूर्छा में थे उससे वो ठीक हो गए। तो राम भाई लक्ष्मण को दिल से लगाकर मिलते हैं, और ये मिलन देखकर यहाँ जितने भी लोग थे, भालू वानर आदि, सब खुश हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार तुरंत उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां से वो उन्हें लेकर आए थे, ठीक है, वापिस से उनकी कुटिया में उनको हनुमान जी ने पहुंचा दिया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ से लेकर काहे तब मुख रहे सुखाई। तो इसमें बताया गया है कि लक्ष्मण जब होश में आते हैं तो रावण व्याकुल हो जाता है कि ये कैसे हुआ, इसको होश कैसे आया, इसको तो होश नहीं आना चाहिए था। तो लक्ष्मण के होश में आने का सारा वर्णन रावण ने जब सुना तो वो बहुत निराश हो गया, पछता रहा है ये क्यों हुआ, और वो व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है और कहता है कि भाई उठो, नींद से जागो, तुम्हारी जरूरत है मुझे, देखो ये सब क्या चल रहा है। तो जागने पर कुंभकर्ण ऐसे दिखाई पड़ता है मानो साक्षात काल देह धारण करके बैठा हो, इतना विशाल लंबा चौड़ा शरीर उसका। तो कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, परे समर मई सब रन धीरा। तो इसमें बताया गया कि कैसे रावण जी और कुंभकर्ण का वार्तालाप होता है, फिर दोनों आपस में बात करते हैं। तो तब रावण ने अभिमान के साथ वो सारी कथा सुनाई कि कैसे वो सीता माता का अपहरण करके आया। उसने कहा, भाई कुंभकर्ण, राम के वानरों में कई राक्षस मार डाले हैं हमारे, उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है, ठीक है, सभी को मारते जा रहे हैं वो वानर। दुर्मुख, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, भारी भरकम, अकंपन, महोदर, सारे वीर रणधीर जितने भी हमारे लंका के हैं वो सब धूल चाट रहे हैं, वहां पे हार चुके हैं। इस काव्यांशों में भाई यही बताया गया है कि रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण ने क्या प्रतिक्रिया दी। तो सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखाना, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याणा। यानी कि अब यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो रावण के ये कुवचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर कहता है, अरे दुष्ट, तू साक्षात जगदम्बा को हर लाया, सीता माता को, यानी कि जगदम्बा का अपहरण करके तू चाहता है कि तेरा यहाँ पे कल्याण होगा, ये कभी नहीं हो सकता, तुमने जो ये किया है ये बहुत गलत किया है। तो इस प्रकार से जगदम्बा को कभी भी नहीं हरना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे वो खत्म होता है। अब आगे हमारी नेक्स्ट कविता है रुबाइयां। रुबाइयां को समझेंगे, इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। तो इसमें फिराक गोरखपुरी जी ने इसकी रचना करी है रुबाइयां, और इसका ये शीर्षक है, इसका ये टाइटल है। ये रुबाइयां वात्सल्य रस से युक्त है, बहुत प्यार भरा, इसमें आपको मजा आएगा पढ़ के। तो रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। उर्दू फारसी में एक स्टाइल होता है लिखने का जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति में तुक नहीं मिलता, अभी आप खुद नोटिस करोगे। तो इसमें नन्हे शिशु की अटकेलियां, छोटा बच्चा कैसे खुश होता है, माँ बेटी की कुछ मनमोहक अदाएं और रक्षाबंधन का एक छोटा सा दृश्य आपको दिखाया गया है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिला बच्चे की हंसी। तो इसमें फिराक गोरखपुरी जी ने एक छोटे बच्चे और उसकी माँ जो आपस में क्या उनका है, देखो प्यार होता है एक माँ का और बच्चे का, वो दिखाया जा रहा है इसमें। तो शायर इसमें कहते हैं कि एक माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लेके आंगन में खड़ी हुई है, ठीक है, कभी वो उसके हाथों पर मतलब कभी वह उसे हाथों पर झुलाती है, ऐसे उठाती है,
कभी उसे हवा में उछाल कर उसको है ना ऐसे बच्चे को खुश करती है, और शिशु भी भाई खिलखिला उठता है, शिशु को भी बहुत अच्छा लगता है। तो उस बच्चे की ये खिलखिलाती हंसी पूरे वातावरण में गूंजती है जब वो बच्चा हंसता है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गोसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस रुबाई में फिराक गोरखपुरी ने एक छोटे बच्चे और उसकी माँ का वर्णन अगेन थोड़ा सा और यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या होता है देखो, माँ ने पहले अपने बच्चे को साफ साफ पानी में अपने हाथों से छलका छलका कर नहलाया, छोटा बच्चा है वो, फिर उसके बालों में कंघी करी, और जब वे अपने घुटनों में लेकर बच्चे को कपड़े पहनाती है तो बच्चा बहुत प्यार से देखता रहता है, अपने माँ को निहारता रहता है, और ये बहुत अच्छा लगता है, अच्छा दृश्य है, सुंदर दृश्य है। फिर है दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती दिए। तो इस रुबाई में शायर ने दिवाली के शाम का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि दिवाली के टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दिवाली की शाम होती है, रंग रोगन से पुता हुआ घर, एकदम दिए विए जल रहे हैं ना। माँ अपने नन्हे बेटे को खुश करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है दिवाली पर, और उस सुंदर माँ के मुख पर एक सौंदर्य की मधुर आभा है। तो वो एक सुंदर माँ है और वो बहुत अच्छी लग रही हैं। वे बच्चों के खिलौने के बीच एक दिया जलाती है जिसे बच्चा खुश हो जाता है, उस दिए को देखकर बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देखे कह रही माँ देख आईने में चांद उतर आया है। देख रहे हो मतलब कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें क्या है, शायर बच्चे की बाल सुलभ जिद का वर्णन कर रहा है कि मुझे वो चांद चाहिए, बच्चा जिद कर रहा है। शायर कहता है देखो, बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है और मचल रहा है, वे बालक तो है ही, उसका मन चांद लेने पर आ गया, वो चाहता है कि मुझे चांद चाहिए, तो जिद कर रहा है। माँ ने क्या करा, उसको शीशा दे दिया, देख बेटे चांद आ गया ना तेरे शीशे में, अब ये तेरा है चांद, देखो माँ ने भी खुश कर दिया उसको। फिर रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली से लेकर भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब इसमें राखी का जो सुंदर दिन होता है रक्षाबंधन, उसका वर्णन किया गया है। तो देखो भाई, शायर कहता है आज रक्षाबंधन का दिन है, आकाश में काले बादलों की हल्की घटा है, ठीक है, छोटी सी बच्ची है जो रस की पुतली जैसी मधुर है, छोटी बच्ची, बहुत उसमें उमंग है, प्यार है, उसने पाँव में लच्छे पहने हुए हैं जो बिजली की तरह के जगमगा रहे हैं घुंघरू से, है ना, और वह खुशी से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। एक छोटी बहन अपने भाई को राखी बांधती है, बहुत सुंदर सा ये वातावरण था। बस इतना सा ही है ये। आगे बढ़ते हैं, अगली कविता है हमारा छोटा मेरा खेत। ठीक है, तो छोटा मेरा खेत उमा शंकर जोशी जी ने इसको लिखा है। तो खेत के बारे में ये कविता है और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें आखिर इसमें बताया क्या जा रहा है। इस कविता में कवि ने अपने कवि कर्म को कृषक के समान बताया है। जैसे कृषक खेती करता है उसको कंपेयर किया है, जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, फिर पुष्पित होता है, मैच्योर होता है वो बीज, है ना। तो ये उमाशंकर जोशी क्या कह रहे हैं, फिर उसकी कटाई होती है ना, फसल बनता है। तो उन्होंने भी कवि के रचना कर्म की व्याख्या की है कि जब हम कविताओं की रचना करते हैं, छोटा मेरा खेत चौकोना से लेकर पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष। ठीक है, अब ये इसका पहला काव्यांश है। तो कविता की इन पंक्तियों में, लाइनों में खेती के रूपकों, यानी कि जैसे खेती होती है तो बीज बोना, उसका अंकुरित होना, फलना फूलना, लास्ट में फसल को काटना, यही होता है प्रोसेस। तो कवि कहता है कोई भी रचना ठीक खेती की फसल की तरह ही होती है। जैसे एक फसल को लास्ट में काट दिया जाता है तो कविता की रचना भी इसी प्रकार से होती है। कैसे, मैं भी एक प्रकार का किसान हूं भाई, कागज का पन्ना मेरे लिए एक छोटा सा खेत है ना, और अंतर यही है कि किसान जमीन पर कुछ बोता है, मैं कागज पर कविता उगाता हूं शब्दों से। जिस प्रकार किसान धरती पर फसल उगाने के लिए भाई बीज फेंकता है, उगाता है, उसी प्रकार मेरे मन में अचानक जो विचार आते हैं वो मेरे लिए बीज का काम करते हैं और कविता बनती है, मन में एकदम से आती है, तभी वो फिर उसको बोया जाता है। वास्तव में कविता या जो भी साहित्य है वो आपके मन में आने वाले भाव से ही निकलता है। ठीक है, जिस प्रकार धरती में बोया गया बीज हवा, पानी, खाद सभी को पीकर अपने आप को गला देता है, वैसे ही कवि के मनोभाव, जो मन की भावनाएं हैं, काव्य शब्दों के अंकुर के रूप में कागज पर अंकित होते हैं। वो काव्य शब्द, वो शब्द ही बीज हैं, कवि के शब्द उसके लिए बीज हैं जो आगे चलकर कविता रूपी एक फसल बनेगी। तो कवि आगे इन शब्द रूपी अंकुरों के पल्लव और पुष्पों से युक्त हो जाने की बात करता है कि यही शब्द आगे चलकर एक सुंदर कविता बनते हैं।
तो अंकुर पूरे खेत में विकसित होते हैं, है ना, वो फूल उगते हैं उसमें, फिर वो एक फसल बन जाते हैं, एक विस्तृत फसल का रूप मिलता है। तो कवि के भी शब्द रूपी अंकुर विकसित होकर एक रचना बनते हैं, ठीक है, एक कविता बनते हैं। घूमने लगे फल रस अलौकिक से लेकर छोटा मेरा खेत चकोना। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो कवि यहाँ अपनी रचना प्रक्रिया के अंतिम चरण के बारे में बताता है। लास्ट में क्या होता है, कवि कहता है कि कल्पना के रसायनों से पोषित पुष्पित और पल्लवित कैसे फला फूला ये मेरा रचना, अब फसल में कविता रूपी फल लगेंगे, ठीक है, अब मेरी कविता पूरी तैयार है। तो जब कवि के दिल में पलने वाला भाव, जो इमोशंस हैं, जब उससे वो एक कविता रूपी फल के रूप में झूलने लगेगा तो उसमें एक रस आएगा और आनंद आएगा ना आपको, वही अमृत है, वो फूटने लगेगा अमृत उस कविता के अंदर में से। वे आगे कहता है कि इस प्रकार कवि कर्म के बाद जो रचना रूपी फसल उसने उपजाई, उसमें बोया, तो उसने क्षण को लेकिन काटने के बाद पाया अनंत को। यानी कि उसने क्षण क्षण अपना लगाकर, टाइम लगाकर बोया, लेकिन एक बारी जो वो रचना बनी कविता, वो अनंत हो गई। वो ऐसी कविता है जो हमेशा जीवंत रहेगी, ठीक है। अनंत को काटने का अर्थ है नहीं कि कवि की रचना कालजयी है, एक ऐसी कविता जो लाइफ टाइम आपको सुन के अच्छी लगेगी, है ना, लगने वाली है। तो साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब रचना अपने समय को लांघ कर आगे के समय के लिए भी प्रासंगिक हो। अब आज से हम पुरानी 100 साल पुरानी कविताएं भी पढ़ते हैं क्योंकि वो कालजयी रचनाएं होती हैं। तो कवि आगे कहता है कि उसकी यह जो क्रिएटिविटी है, ये काव्य पूंजी के व्यय से कम नहीं होती, मैं बल्कि और बढ़ती जाती है। ये क्रिएटिविटी बढ़ती है हर दिन, जब जब आप ये रचनाएं करोगे तो लोगों द्वारा अपनाए जाने प्रचार प्रसार से वह और भी अधिक प्रसिद्ध होती है। तो कविता किसी को अच्छी लगेगी तो भाई लोग दूसरों को भी बताएंगे, उस कविता का प्रचार प्रसार भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कविता की फसल ऐसी अनंत होती है कि उसे जितना लुटाओ वह खाली नहीं होती। कविता जितनी फेमस होगी उतनी ज्यादा वो जीवंत रहेगी, युगों युगों तक रस मिलेगा उसको पढ़कर। तो भाई सही में कवि के लिए तो खेत वही उसका कागज है और उसके बीज वही उसके भाव हैं, और यानी कि यही है, वो रस कभी खत्म नहीं होगा। वो एक ऐसा पात्र का रस है कविता का जिसको आप जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, आपको अच्छा लगेगा। बगुलों के पंख, ये हमारी अगली कविता है और लास्ट कविता है। ये भी उमाशंकर जोशी जी ने ही लिखी है। बगुला ऐसा दिखता है भाई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये प्राकृतिक सौंदर्य है। इसमें आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, भाई सांझ का समय है, शाम का, सफेद पंखों वाले बगुले लाइन से आकाश में कहीं जा रहे हैं। बगुले उड़ते हैं तो लाइन से जाते हैं। तो नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, से लेकर नभ में पाती बंधी बगुलों के पांखें। अब ये पहला काव्यांश क्या बता रहा है, देखो इसमें शाम के समय एक बगुलों के, सफेद सफेद बगुलों की एक लाइन उड़ती हुई जा रही है, जो सुंदरता, जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बताया जा रहा है। तो कवि कहता है कि देखो भाई, आसमान में बगुले अपने पंख फैलाए हुए एक लाइन से, कतार से उड़ते हैं और वो इतना अट्रैक्टिव लगता है कि आंखें चुरा रहे हो मानो। और आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, तो उसे देखकर ऐसा लगता है मानो सांझ की श्वेत कांति में काया विहार कर रही है। यानी कि वो सांझ की, मतलब एक तरीके से, मतलब ऐसा लगता है सांझ की श्वेत सफेद कांति में काया विहार कर रही हो, वो उनकी सुंदरता, स्वयं सांझ की सुंदरता हो। तो ये शाम धीरे धीरे आकाश में विहार कर रही है और मुझे अपने जादू में बांध रही है। तो कवि को यही डर है कि भाई ये शाम जब ओझल हो जाएगी तो रात आ जाएगी, तो उसको डर है ऐसा ना हो। इसलिए वो गुहार लगाकर कहता है, कोई तो रोक लो यार, मैं इस दृश्य को और देर तक देखते रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है उसको। तो इस सुंदर वातावरण के बीच पंख फैलाकर जो बगुलों की लाइनें उड़ रही हैं वो आंखें चुराने लगी हैं। इन्हें रोको, मैं इनके सौंदर्य में डूबा जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हमारी कविताएं होती हैं खत्म, और मैंने आपको सारी हिंदी कोर की कविताएं करवा दी हैं। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं अपना, आपको वीडियोस कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।